सोनम वांगचुक को जो जिस तरीके से ले जाया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो उसमें शर्त थी कि आप खाली होने चाहिए, 11 घंटे मोबाइल पे बिता रहे होने चाहिए। सोचिए उस दौर में 22-23 मिलियन लोग अगर इंस्टाग्राम पे एक पेज को फॉलो कर लेते हैं तो क्या सरकार को इस मैसेज को नहीं लेना चाहिए था कि क्या सच में युवा ऐसे हैं? इतना खाली है इस देश का युवा, क्या सच में उनके पास काम नहीं है? सरकार ने कहाँ लिया उसको सीरियस? मीडिया क्या सच में आज इतनी मैनिपुलेटेड है जो कि उसको रियलिटी नहीं दिखाना, सरकार के फेवर में चीजें दिखानी है? आपको मालूम था कि वो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपका फर्ज था कन्विंस का कि आप कन्विंस करें, आपका कोई मंत्री आके कन्विंस करे, आपके लोग आके कन्विंस करें, पुलिस के थ्रू आप मैसेज। देश की समस्या के बारे में कोई आम आदमी बात कर सकता है, लेकिन उस समस्या को निदान कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, ये उस आदमी में जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट खुद को बताते हैं उसको अच्छे से समझ होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है, अगर ये किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं मोदी जी के भाषण सुनता हूँ, मोदी जी की बात करने का स्तर देखता हूँ, जिनको हमने 12 साल 13 साल दे दिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करते थे, जिन पे हमने इतना भरोसा भी जताया, और जब उनकी इतनी सारी बातें झूठी निकल गई तो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री बनने में क्या बुराई है? आपकी बात सुन के कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मुगलों ने सिर्फ अपना ही इतिहास पढ़वाया है लोगों से कई सालों तक, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी बातें पढ़वाना चाहते हैं लोगों को। यार काम तो ठीक से हो, सीबीएसई अपना काम नहीं कर रहा, एनटी अपना काम नहीं कर रहा, कोई एग्जाम आप ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे, देश को किस दिशा में लेके जाओ? तो आज हम बात करने वाले हैं अभिनय मैथ से। इनका ओरिजिनली नाम अभिनय शर्मा है, आपको पता ही होगा। वैसे तो ये एक दशक से टीचर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन इन दिनों खास चर्चा में है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कभी ये सोनम वांगचुक के बारे में बात करते हुए दिखते हैं, कभी ये नीट के लिए बात करते हुए दिखते हैं, कभी ये सरकार के अगेंस्ट बात करते हुए दिखते हैं। मतलब अलग अलग मुद्दों पर ये अपनी बात बेबाकी से और दमदार तरीके से रखते हैं। तो आज जरा हम समझेंगे अभिनय सर के साथ कि क्या इनकी मंशा है, कैसे कर लेते हैं ये, और इनके बारे में बेसिकली यार समझने की जरूरत का सोचेंगे मतलब समझ रहे हैं। तो अभिनय सर, मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि अभी कुछ महीनों से ना मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके रील्स बहुत कटती हैं, अलग अलग जगह वायरल आप होते हो, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हो। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अगर आपको जानना शुरू करा होगा, तो आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताओ, आप किधर से आए हो, मैथमेटिक्स कब शुरू किया, आपका बैकग्राउंड क्या है, और अचानक से सोच कुछ कैसे क्या बनी? हुआ है? हाँ, ये सही बात है, आपने एक नया सवाल भी पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज सोचते होंगे और वो तभी जज भी कर पाते हैं ठीक तरीके से सामने वाले को कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। तो जब हमने भी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हमारे पास भी कुछ करने के लिए नहीं था। कॉलेज में 2011-12 की बात है, कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता था, कंपनियां ये कह देती थी कि 8 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। तो हमने भी कॉलेज में पास आउट होने के बाद गूगल पे लिखा कि गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। कब का पास आउट है आपका? 2012 का पास आउट है, 11 का अच्छा, पास आउट है। ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन। तो मेरे से 2 साल बाद के हो आप? मतलब मैं 2010 का हूँ। अच्छा, आप 2010 के हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं पढ़ा पहले से रहा था, मैं जब अपने कॉलेज में भी था तो मैं पढ़ाता था, आईआईटी वाले बच्चों को मैं पढ़ाने की कोशिश करता था। ये नहीं कि मेरी क्लास में बहुत बच्चे होते थे, एक बच्चे से शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे 20 बच्चे 25 बच्चे मेरी क्लास में होते थे। मैं एंटरटेनिंग बनाता था मैं इसको। शुरू से एक्टर बनने का ख्वाब था कि एक्टर बनना है, तो 2007 से स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था, एंकरिंग भी करता था। बहुत कम पैसे भी उस टाइम मिलते थे, लेकिन ठीक मिलते थे, कभी लोग नहीं भी देते थे पैसे, 1500-2000 रुपये मिल जाते थे। मेरा जो पहला वीडियो कॉमेडी का है 2007-8 में मैंने परफॉर्म किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि आप स्टेज पे बोलते हैं, आप बहुत अच्छे अंदाज से बोलते हैं, तो मैं उन यूथ को भी कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रैक्टिस से होता है और मैं काफ़ी लंबे समय से स्टेज पे बोल रहा हूँ। दूसरा, इसके पीछे की एक ये भी वजह कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं टोका कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो, तुम्हारा ये चीज़ खराब है। उन्होंने मुझे जो मैंने किया उसको सराहा है कि यू आर डूइंग वेल। तो वहाँ से वो एक कॉन्फिडेंस बना कि मैंने पहले दिन से ही जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो मैं अच्छी कॉमेडी करता था। समझ आया, उस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी बहुत प्रचलन में भी नहीं थी कि बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। 2012 आया,
हमने सोचा यार तैयारी करते हैं। सबसे पहले यही दिमाग में आता है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि कॉलेज से पास होने के बाद जब आप गांव आ जाते हो तो गांव में लोग आपको बड़ी खराब नज़रों से देखते हैं। इंजीनियर हो आप, खराब नज़रों से देख रहे हैं कि भाई कॉलेज करने के बाद भी घर बैठे हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो ये था कि चलिए दिल्ली चलते हैं। चलो दिल्ली वाली बात थी, आईएएस की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही देंगे। वो हमें पता चल भी चुका था कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL करके एक एग्जाम होता है। वो हमने अपने कॉलेज के टाइम ही फॉर्म आया था, भर दिया था। 7 जुलाई को मुझे याद है पेपर था, पहली बार में ही निकल गया, नौकरी भी लग गई। जब मुखर्जी नगर आए तो पता चला एडवांस मैथ्स को पढ़ाने को लेकर के बहुत टीचर्स की कमी है, तो काम भी बड़े आसानी से मिल गया। बहुत छोटे थे, हमसे बड़े बड़े बच्चे क्लास में होते थे, तो पढ़ाना आता था तो मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम ज्वाइनिंग का भी यही पंगा था कि ज्वाइनिंग भी देर से आती थी। गवर्नमेंट में भी ये ज्वाइनिंग का पंगा था, तब तक ऑफर था कि पढ़ा लेते हैं और 2 पैसे भी कमा लेंगे। ज्वाइनिंग आई तो लोकेशन वाइज ठीक नहीं मिला, तो लगा दोबारा CGL भर देंगे हम, तो फिर से निकाल देंगे। तो दोबारा भर दिया। उस दौरान क्या होता है कि जब 2013 में हमने दोबारा फॉर्म भरा तो पेपर लीक हो गया। प्री का एग्जाम हुआ और पेपर लीक, तो हंगामा हुआ, पेपर लीक है, पेपर लीक है। आयोग ने, सरकार ने मानने से मना कर दिया, जैसे कि आज की सरकारें भी करती हैं, नहीं मानती, पेपर लीक है। फिर Tier 2 भी हो गया। सोचिए एक स्टेज पार होने के बाद दूसरी स्टेज पहुंच गई, तब जाके सरकार को लगा या सरकार के पास आया कि नहीं अब पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। आंदोलन हुआ उसके लिए भी, वो पहला आंदोलन था हमारे जीवन का। तो हुआ कि नहीं पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर पूरा पेपर कैंसिल हुआ, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों कैंसिल हो गया। 3-4 महीने बाद दोबारा एग्जाम हुआ, तब तक अगला वाला भी CGL आ गया था, तो बैक टू बैक हमने वो फॉर्म भी भर दिया, ये भी भर दिया। तो वहां से एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ये कितना गलत होता है जब पेपर लीक हो जाता है। हमारे पास तो कॉन्फिडेंस था, एक तो मैथ्स पढ़ाते थे, एज ए टीचर थे हम, एज ए स्टूडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंस अलग था। और दूसरी चीज कि मैं तो रेगुलर पढ़ा रहा था और पैसे कमा रहा था, अच्छी खासी एक सैलरी मैं कमा रहा था उस वक्त। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं थी पेपर होने की, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी ज्वाइनिंग की। लेकिन जो मेरे साथ के लोग तैयारी कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोग ओवर एज हुए जा रहे थे, तो उससे मुझे ये चीज बड़ी कसक हुई कि यार बाकी लोगों के साथ तो धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है ये पेपर लीक जो हो रहा है। 14 हो जाता है, हमने 14 वाला एग्जाम दिया। 15 हम लगातार पढ़ाते रहे और लगातार हमारा सिलेक्शन होता रहा। 15 तक हमारी कोचिंग में बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ने आने लगे थे और हमने अपनी अलग कोचिंग भी खोल ली थी उतनी कम उम्र में ही कि हम अलग पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग के अंडर नहीं पढ़ाएंगे। 2015 में हुआ तो फिर आगे हो गया कि यार आप नौकरी ज्वाइन कर लो, सरकारी नौकरी बड़ी जरूरी है, रिश्ते भी तभी आते हैं, ये बड़ा एक प्रेशर होता है समाज का। तो हमने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हमारी पोस्टिंग मुंबई थी। 2014 में जो हमें नौकरी मिली, उस टाइम एक्साइज होता था, अभी GST इंस्पेक्टर है, तो जो नौकरी हमें मिली उसकी ज्वाइनिंग हमारी हुई 8 दिसंबर 2016 को। तो हम वो करने चले गए और मुंबई पोस्टिंग थी, तो लगा यार एक्टर भी बन जाएंगे। तो जबकि 2016 वाला CGL भी हम देके जा चुके थे, 2016 वाला भी एग्जाम हम दे गए थे और 2016 वाला एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने वो दोनों फेज देखे। जो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सिक्योर है, तो मैंने वो फेज भी देखा है और ऑफलाइन वाला भी देखा है। वहां गए, नौकरी ज्वाइन की, कोई स्पार्क नहीं है। जो सोचते थे कि यार जो करना है, क्योंकि आदमी कई बार अपने आप को भी देर से जान पाता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जैसा बचपन में सोचता था वैसा ही मैं हूंगा। आज लोगों का ये पड़ा रहता है, पहले अब बहुत चलेगा आपका। मेरी ये कोशिश वैसे रहती है कि पहले अब में बहुत अंतर ना हो, एटलीस्ट विचारधारा का अंतर तो ना हो, लेकिन आप पहले अब से चीजें नहीं जोड़ सकते। जैसे आप देखेंगे कुछ भी, आज की सोशल मीडिया का जो सबसे बुरा दौर है वो यही है कि आप कुछ भी करने जाइए। आज सागर सिन्हा साहब किसी भी मुद्दे पे बोलने जाएंगे तो हो सकता है सागर सिन्हा की पिछले 10 साल की चीजें निकाल के कनेक्ट की जाएंगी। अच्छा, इसलिए सागर सिन्हा ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई, 10 साल पुराने सागर सिन्हा और आज वाले सागर सिन्हा में अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अभिजीत दीपके ने जब ये चीज शुरू की कि भाई पेपर लीक के खिलाफ हमें आवाज को बुलंद करना है, हम लोग कर रहे थे। उस दौरान एक पार्टी निकलती है और वो आवाज को बुलंद करती है, तो लोगों ने इस चीज से फोकस हटा करके, मीडिया ने भी, कि ये आदमी कहना क्या चाहता है, ये आदमी क्यों कहना चाहता है, इसमें इसका हित क्या है, ये ढूंढना शुरू कर दिया। फिर लोग दिखाते हैं कि अरे साहब ये आम आदमी पार्टी का आदमी है, क्योंकि इसकी एक 12 साल पुरानी फोटो मिली है मनीष सिसोदिया के साथ। यार आज एक बात बताइए, 12 साल पहले तो मलाइका की भी फोटो अरबाज के साथ है, सुजैन की भी फोटो ऋतिक के साथ है, लेकिन आज ऋतिक सुजैन का आदमी नहीं है। किसी की 10 साल पुरानी फोटो से कोई किसी का आदमी नहीं हो जाता।
और अगर आज इस देश में किसी को भी आवाज उठानी है किसी भी मुद्दे के खिलाफ, चाहे वो इथेनॉल पे उठाना चाहता है, चाहे वो पेपर लीक पे उठाना चाहता है, तो क्या ऐसा जरूरी होना चाहिए कि आज आवाज उठाने के लिए भी आपको सत्ताधारी पार्टी का ही आदमी होना चाहिए? तब कोई आपत्ति नहीं है। कितना अच्छा होता कि लोग कहते हैं अरे अभिजीत दीपके की फोटो मोदी जी के साथ भी है, इसलिए इसकी आवाज उठाना सही है। ऐसा नहीं होगा। सत्ताधारी पार्टी का कोई भी आदमी आवाज नहीं उठाएगा, बल्कि वो उठी हुई आवाजों को दबाने की कोशिश करेगा। वो तो पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। आज अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो वही उठाएगा जो विपक्ष से प्रेरित है, या जिसको पता चल रहा है कि इस देश में गलत हो रहा है और विपक्ष भी उस पर आवाज उठा रहा है, वही आदमी आवाज उठाएगा। तो ये कह करके किसी भी आवाज का दमन नहीं किया जा सकता, ये कह करके किसी भी मुद्दे को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता कि कौन किसका है। देश हित आपका भी उतना ही फर्ज है जितना मेरा है। बट आज देश में ऐसा हो गया है कि देश हित की बात सिर्फ बीजेपी कर सकती है। आज श्री राम की पूजा सिर्फ बीजेपी को करने का अधिकार है। आज हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार सिर्फ बीजेपी का है। ऐसा नहीं होगा ना सर कि हमारा आपको हनुमान चालीसा पढ़ना भी बुरा लग रहा है, आप हनुमान जी को पतंग में भी बना देंगे, उड़ा देंगे, आप अपनी गाड़ी के आगे भी हनुमान जी की रूप वाले आदमी को नचाने लगेंगे, तब किसी की भी श्रद्धा और भावना को ठेस नहीं पहुंच रही। लेकिन आपका यह कहना है कि आप नहीं बोल सकते इस पे। आपने अपने आप को स्वघोषित कर दिया है कि यू विल प्रोटेक्ट द हिंदू धर्म। क्यों भाई, मैं नहीं करूंगा, मेरा भी धर्म है, मैं भी करूंगा। तो ये जो आज देश के अंदर एक नैरेटिव चलने का दौर आ गया है, ये देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। हमारे टाइम पे ये नहीं होता था। 2017 में पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ और पेपर के क्वेश्चंस बाहर आने लगे। ऑनलाइन पेपर के क्वेश्चंस बाहर नहीं आने चाहिए। बच्चों को लगा यार पेपर के क्वेश्चंस बाहर कैसे आ सकते हैं। 3 दिन पेपर हुआ, चौथे दिन पेपर के बीच में क्वेश्चन बाहर आ गए। हमने आवाज उठाई, मैं उसमें विसल विलोअर था। मैंने सबसे पहले, मेरे पास ही क्वेश्चन आए थे, मैं चाहता तो वहीं मैं आवाज को दबा सकता था। मैंने, आपके पास क्वेश्चन आए थे मींस पेपर चल रहा है, पेपर के बीच में सवाल आ गए कि ये सवाल पेपर में पूछे गए। ऑनलाइन पेपर में सवाल बाहर नहीं आ सकते। सवाल बाहर आ रहे हैं का मतलब है या तो कोई अंदर मोबाइल लेके बैठा है या अंदर का सिस्टम बाहर एक्सेस किया जा रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा ये होता है, इसको रिमोट एक्सेस कहते हैं, कि अंदर आप डमी बन के बैठे हुए हैं, आपका पेपर बाहर बैठ के मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस तरीके से होता है। इस पे हमने आवाज उठाई, आयोग ने नहीं माना, नकल हुई है, प्रोटेस्ट हुआ। सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो हर तरफ से एनआईए और तमाम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से घिरा हुआ है, उसके सामने प्रोटेस्ट हुआ। चला प्रोटेस्ट काफी दिन तक, लोगों का आना शुरू हुआ, सरकार के लोग भी आए, विपक्ष के लोग भी आए, और फाइनली ये हुआ कि ये पेपर की जांच सीबीआई करेगी। पेपर कैंसिल नहीं हुआ। ऑनलाइन में पेपर कैंसिल नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता है वो भी हमें समझना होगा। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। ऑफलाइन में पेपर पूरा कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं लग पाता किस किस को नकल हुई है। ऑनलाइन में सरकार ये कहती है कि हमारे पास कैमरा है, टेक्नोलॉजी है, हम ये पता कर लेते हैं नकल किसको हुई है, ये हमें पता लग जाएगा। लेकिन इसमें भी अब यही बात आती है कि सरकार उस चीज को कितना ट्रांसपेरेंटली रख रही है। हो सकता है 100 लोगों को नकल हुई है, उसमें 20 इन्हीं के लोग हैं, तो आप 80 का नाम उजागर कर रहे हैं, 20 का नहीं कर रहे। सीबीआई ने 7 साल जांच की, हमसे भी बहुत पूछताछ हुई, सारी चीजें हुई, सब कुछ खोल के रखा गया कि भाई कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, और उन लोगों को ऐसा कहा गया कि हमने हटा दिया जिन्होंने नकल की थी। 18-19 अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है सिन्हा साहब, ये मैं इसलिए भी लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि आज IIT JEE का पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन है और नीट का पेपर ऑनलाइन होने जा रहा है अगले साल से, CBT। सरकार के पास आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम करा सके, नहीं है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनियों पे डिपेंड है। वो TCS पे डिपेंड थे पहले कि TCS एग्जाम कंडक्ट कराती थी। TCS की अपनी क्रेडिबिलिटी है, TCS पे भी ऑलमोस्ट सेम भरोसा लोग करते थे जितना सरकार पे करते हैं लोग। तो जो 2017 का पेपर आउट हुआ था उसमें TCS नहीं थी, SIFI थी, उसको बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से। उसके बाद TCS आई और TCS ने अच्छा पेपर ऑर्गेनाइज कराया। पिछले कुछ सालों में क्या दिक्कत हुई कि TCS जिस सर्वर पे एग्जाम कराती थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है और हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो ओरिजिनल विंडो का इस्तेमाल करते हैं, सब पायरेटेड चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने छापे मारने शुरू किए कि भाई आप नहीं चला सकते। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बीच में छापे लगे और पेपर रोक दिया गया।
सरकार को समझ में आया कैसे होगा। टीसीएस ने कहा कि अब हमें ओरिजिनल विंडो पे एग्जाम कराना होगा तो पैसे ज्यादा चाहिए। उसके बाद सरकार ने कहा ठीक है, टाटा बाय बाय, हम आपसे नहीं कराएंगे भाई। और इन्होंने और लोकल कंपनियां जो कई कई राज्यों में ऑलरेडी बैन थी, उन लोगों को एग्जाम कराने का ठेका दे दिया। यानी आप पैसे बचाने के चक्कर में इस देश के युवा का भविष्य स्टेक पे लगा दे रहे हैं। यह होना शुरू हुआ कि सस्ते में एग्जाम होगा। अब आप सोचिए, जो एग्जाम टीसीएस कह रहा है कि मुझे 500-700 रुपए चाहिए एक बच्चे का एग्जाम कराने के लिए, आप एक ऐसी कंपनी को दे रहे हो जो कह रही है मैं 250 में करा दूंगी। इसका मतलब उसका कोई ना कोई और हित है। वो कंपनी क्या कर रही है, उसके पास अपनी लैब्स भी नहीं है। आपने सुना होगा पिछले साल जो हमने आंदोलन किया कि तवेले में पेपर हो रहा है, उसने टेंडर ले लिया, शर्तों को कंप्रोमाइज करके उसको टेंडर भी दे दिया गया। अब उसके पास अपने सेंटर्स नहीं है। वो क्या कर रही है, उसने इन भाई साहब को पकड़ा कि यार तुम सेंटर बना दोगे? हाँ हाँ, मेरा हॉल पड़ा हुआ है एक, मैं सेंटर बना दूंगा 500 लोगों का। ठीक है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं पेपर कराने का, पैसा बाद में मिलेगा। भाई साहब बोले ये कैसे होगा? बोले उल्टा हमें और पैसा चाहिए तुमसे, तुम कमा लेना अपना, आगे देखना। ये क्या कर रहे हैं, वो जो 500 बच्चे हैं उसमें से 50 बच्चों या 30 बच्चों के साथ सेटिंग कर ले रहे हैं कि मैं आपको जो सिस्टम है उसका एक्सेस बाहर दे दूंगा, आपका पेपर कोई और सॉल्व कर देगा, आप मुझे 5 लाख या 3 लाख रुपए दीजिए। ये वहां से पैसे कमा रहे। तो क्या सरकार ये सब चीजें नहीं सोचती है कि जिस एग्जाम को कराने में टीसीएस को ज्यादा कॉस्ट लग रही है, कोई और कंपनी कम कॉस्ट पे कैसे एग्जाम करा ले रही है? ये हुआ है। अब जब सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में सारे बच्चों का एग्जाम हो सकता है, तो अब एग्जाम होता है 35 शिफ्ट में, 36 शिफ्ट में। तो एक नया चैलेंज ये है कि हर शिफ्ट को इक्वल कैसे रखा जाए। ये चैलेंज है सरकार के लिए, भी आसान नहीं है। उनके पास 2 ऑप्शन है। एक सवाल आपसे पूछा, उसी सवाल में जिस सवाल में आपसे 25 दिया था मुझे 26 दे दिया। ऐसा बस कैसे? इतना मान लो, x प्लस 1/x आपके में 25 पूछा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बताओ, मेरे में 26 दे दिया। आपका पेपर आज हुआ, मेरा कल होगा। तो अब मुझे बता देंगे ऐसे ऐसे सवाल आए थे, तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से पेपर लीक हो गया। बिल्कुल हो गया। अब या तो सरकार अभी यही कर रही है। अब सरकार की मजबूरी क्या है ये करने के पीछे, या आयोग की मजबूरी क्या है? वो कहते हैं कि अगर मैं सवाल का स्ट्रक्चर बदल दूंगा तो आप कल को कोर्ट जाके कहेंगे कि इन्होंने मुझसे मुश्किल पेपर पूछ लिया, तो मैं इक्वलाइज कैसे करूंगा? उसके लिए इन्होंने सिस्टम बना लिया नॉर्मलाइजेशन का। वो क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन होता है कि हम आपकी शिफ्ट के टॉप स्कोरर पकड़ेंगे, इनकी शिफ्ट के टॉप स्कोरर पकड़ेंगे और एक इक्विवेलेंट स्कोर बना देंगे। परसेंटाइल मेथड कह सकते हैं आप उसको। जब सरकार ने ये बना ही लिया था तो फिर ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अब ये बन गया तो 35 शिफ्ट में क्या होता है कि हो सकता है आपके नंबर है 110, मेरे हैं 150। नॉर्मलाइज होने के बाद आपके तो हो गए 160 और मेरे हो गए 147। तो मेरे दिल पे लगेगी बात या नहीं लगेगी? तो ये फेयर है? 150 लाया, ये भी अनफेयर है। और इसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। ये पता नहीं चलता क्यों हो गया। आप ये कैसे बता देंगे सागर सिन्हा साहब कि मेरा पेपर अभिनय शर्मा से मुश्किल था? नहीं पता, नहीं चलेगा। नहीं बता सकते, कोई भी नहीं चेक कर सकता। इसमें एक और दिक्कत क्या आती है कि मान लेते हैं आपके पूरे में पूरे नंबर भी आ गए, आपको मैंने 200 नंबर का पेपर दिया, आपका इतना सरल पेपर था, आप 200 में 200 ले आए। मेरा पेपर बहुत मुश्किल था, मैं लेके आया 120। लेकिन क्या हुआ कि मेरे 120 210 हो गए। ऊपर भी चले जाते हैं इनके नंबर जितने का पेपर है। और आपके 200 केवल 205 हुए हैं। आपकी शिकायत क्या है? अब आप ये कह रहे हो कि मैं अभिनय से ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन आपने मुझसे इतना आसान पेपर पूछा, मैं 1 घंटे में ही करके बैठ गया था। इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो 200 में 200 ही ले आया। तो आप ये कैसे मानोगे कि आप मुझसे कमजोर थे? इतने सारे इशू ये एग्जाम सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद आ रहे। तो ये जो आप बता रहे हो परीक्षा का तरीका, ये आम लोगों को पता होता है कि ऐसा ही होता है? लोगों को पता है, लोग अब परेशान हो चुके हैं। 2022 वाला बच्चा कोर्ट चला गया, 23 वाला बच्चा कोर्ट चला गया, 24 वाला बच्चा कोर्ट चला गया। बच्चे परेशान हो गए। कोर्ट में बच्चा पढ़ाई करेगा कि कोर्ट जाएगा? कोर्ट जाएगा। और उनको राहत भी नहीं मिली, तो अब उनका मनोबल इतना टूट गया कि अब कोर्ट जाके भी कुछ नहीं हो। ये स्थिति है। इन्होंने एक और नया कल्चर लेके आए। जब हमने आपने पेपर दिया तो नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि आप हमें बताएंगे 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, 150 रुपये फॉर्म फीस है या 100 रुपये फॉर्म फीस है। फलानी तारीख से 4 महीने बाद आप एग्जाम लेंगे, उसके 2 महीने बाद आप मेंस का एग्जाम लेंगे। यूपीएससी भी अपने नोटिफिकेशन में यही करता है, लेकिन बाकी कहीं ये फॉलो नहीं हो रहा। ये बस फॉर्म निकालते हैं और कहते हैं इतनी फॉर्म फीस है, बता देंगे बाद में कब एग्जाम होगा। ये कितना गलत है। दूसरी चीज,
आपको मैंने 100 ही सवाल बनाने का काम दिया है, क्या यार आप 100 सवाल भी सही नहीं बना सकते? कभी 2 साल 3 साल में ऐसा हो जाएगा आपसे एक सवाल गलत बन गया, ऐसा हो सकता है। बट अब ऐसा हो गया कि जब पहली बार एक सवाल गलत हुआ, मैंने 2012 दिया, 13 दिया, 14 दिया, 15 दिया, 16 दिया, मुझे याद नहीं है कि इनमें 5 से भी ज्यादा सवाल आए हों। मैं 5 इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में एक भी नहीं है, कि क्या पता कोई आया हो, लेकिन मैं बता रहा हूं 5 से भी ज्यादा इन 5-6 सालों में नहीं है। आपको अब पता है 100 में 30 सवाल गलत पूछ रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि जब गलत सवाल आता है तो ये एक विंडो जारी करते हैं जहां पे आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बताएंगे कि ये सवाल गलत है आपका, और ये उसकी फीस चार्ज करते हैं 100 रुपए पर क्वेश्चन। सोचिए आपने मेरा एग्जाम कराया मात्र 100 रुपए में, सेंटर से लेके सारा खर्चा, और अब आप ही ने 20 सवाल गलत पूछ लिए और आप कह रहे हैं कि पर क्वेश्चन 100 रुपए देने होंगे। ये चलो 100 रुपए टोटल भी लेते तो चलता, गलती तो उनकी थी, गलती उनकी थी, फिर अब पैसे ये क्यों ले रहे हैं? बच्चे से 2-2 हजार रुपए चार्ज करते हैं। उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, वो बोले ओ ये कैसे हो सकता है, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन ऐसा होता है, जी होता है, अब ऐसा नहीं होगा, ये अभी तक नॉन रिफंडेबल था, अब हम इसे रिफंड कर देंगे पैसे। हमने कहा जी रिफंड भी क्या करना है, थोड़ी फीस लो रिफंड। तो इन्होंने 3-4 महीने के लिए वो 50 रुपए कर दी, अब वापस फिर 100 रुपए कर दी। यानी, और ये नोटिफिकेशन में कैसे बता देते हैं, 6 महीने पहले इनको पता है कि पेपर में गलत सवाल पूछेंगे। ये तो अब ये नोटिफिकेशन में ये जरूर मिलेगा आपको कि गलत सवाल पे हम 100 रुपए पूछे। क्या मतलब है साहब? 100 रुपए के फॉर्म में 250, आपको पता है एनटीए भी ले रहा है। एनटीए बोला हम कैसे पीछे रहेंगे, एनटीए 250 रुपए ले रहा है पर क्वेश्चन। एक बच्चा जो 18 साल का है वो देखता है कि एनटीए ने गलत सवाल पूछा और गलत सवाल पूछ के हमसे ही कह रहे हैं पैसे दो। दूसरी बात इसमें कि ये भी है, इसको अगर हम इस तरीके से ना भी देखें तो आप बताइए, आपके पेपर में जो पहला सवाल था वही गलत आ गया, तो उसके सामने तो नहीं लिखा है ना गलत है, आप तो उसे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा उत्तर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, आपको लगेगा मैं ही गलत नहीं हूं, आपका नुकसान हो गया। हो सकता है वही सवाल मेरे पेपर में 100वें नंबर पे, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, मेरा फायदा हो गया, मैं उस सवाल से उलझा ही नहीं। हाँ। तो यही राइट टू इक्वलिटी पे सवाल खड़ा कर रहा है कि गलत सवाल बच्चे को नहीं पता कौन सा है पेपर में, ये लोग ऐसे गलत सवाल पूछ के बाद में क्या कह देते हैं, मार्क्स टू ऑल, हर बच्चे को पूरे नंबर मिल गए। 2024 के एसएससी के एग्जाम में साहब क्या हुआ कि जैसे सवाल आया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मान लेते हैं इटली, बहुत कम लोगों को पता होता है लेकिन इटली है इसलिए सबको पता है मेलोनी है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि मेलोनी की स्पेलिंग में MELONI है, ई और लग गया, और ये ए ऑप्शन है। आप न्यूज देखते हैं, आप टिक कर देंगे, उस सवाल को कर देंगे या नहीं। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ऐसा सवाल नहीं आया। तो आप सोचिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैंने तो वो सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया। एसएससी कहती है कि इस सवाल में आई के बाद ई जो लग गया है वो गलत है, इस सवाल का उत्तर सबको मिलेगा, सबको दे दिया। ऐसा 30 सवालों में हुआ साहब, वो भी मेंस एग्जाम में जहां पे बच्चे की सीधे सरकारी नौकरी लगनी है। आपको दुख क्या है यार, हमने इतनी पढ़ाई की और मेलोनी को अटेम्प्ट किया, तब आपको 3 नंबर मिले, मुझे फ्री में ही मिल गए वो 3 नंबर। ये ऐसा मार्क्स टू ऑल 20 से 30 सवालों में इन्होंने किया, और बच्चा कोर्ट गया, पहले कैट गया, कैट के बाद हाई कोर्ट गया, रिलीफ भी मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सब खत्म हो गया। तो अमूमन तौर पे ये होता है कि अमूमन तौर पे जो आप कह रहे हो, मतलब मैं एक चीज बस खत्म करूंगा कि पेपर लीक इज नॉट ए बिग इशू। पेपर लीक उद्योग चल रहा है जहां पे ये लोग पैसा कमा रहे हैं, आयोग पैसा कमा रहा है। एनटीए ने 500 करोड़ रुपए बनाए, इन लोगों ने एग्जाम लेने को पैसा कमाने का जरिया बना दिया, सरकार के लिए एक रेवेन्यू मॉडल है। इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर शिक्षा मंत्री को बचा रहा है, शिक्षा मंत्री एनटीए को बचा रहा है, क्योंकि इनका ये रेवेन्यू मॉडल है, इनको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको फ्री बीज भी देने। इन्होंने कहा था 2019 में कि हम सीईटी लेके आएंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें क्या होगा, बच्चे को रेलवे का, एसएससी का अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, एक फॉर्म भरेगा, वो एक ही बार फीस आएगी। इन्होंने कहा उसमें एक कॉलम में कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सेंटर बनाएंगे, अच्छी बात थी। आखिरी कॉलम में लिखा कि इससे सरकार को 600 करोड़ रुपए का पर ईयर फायदा होगा, 600 या 800 करोड़। आपने क्यों नहीं लाया 8 साल में? 4800 करोड़ तो आपने देश का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इस तरीके से आपकी कमाई बंद हो जाएगी। रेलवे में ये लोग क्या करते हैं, 500 रुपए फीस लेते हैं रेलवे के एग्जाम में, कहते हैं 400 वापस कर देंगे जब आप एग्जाम देने आओगे, मगर ये एग्जाम ही 3 साल बाद कंडक्ट करा रहे हैं। अब 3 साल तक जो 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था 2019 में, 3 साल बाद एग्जाम हुआ, तो आप सोचिए 3 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग ही गए थे एग्जाम देने। भाई आदमी अपना नौकरी रोजगार कहीं और ढूंढ लेता है, ढूंढ लेगा नहीं ढूंढ लेगा, कब तक इंतजार करेगा, उम्र निकल जाती है।
उसके बाद ये तो उसका 500 रुपए खा गए, 400 रुपए भी कितने लोगों का लौटाया कितनों का नहीं लौटाया इसका भी कोई हिसाब नहीं। एक समस्या पेपर लीक में नहीं है। अभी नीट का रिजल्ट आया, रीनीट हुआ है, उसके बाद अब बच्चे कह रहे हैं कि मार्क्स में हेराफेरी है। हाँ, ये आज देखा मैंने। कैसे हो गया ये जिस सिस्टम की बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं सिस्टम में खराबी है। क्या है वो सिस्टम? मार्क्स में हेराफेरी कैसे हो सकता है? एक बार ये मतलब कोई समझाओ। नॉर्मलाइजेशन का इशू होगा, बच्चा कह रहा है कि मेरे जितने मार्क्स होने चाहिए थे उतने नहीं है। यानी इनका वही सिस्टम में, एक्चुअली सिस्टम होता है कि पेपर बनाएगा कोई, पेपर पहुंचाएगा कोई, निगरानी कोई करेगा, फिर वो आंसर की जाएगी सेंटर तक। मान लेते हैं पेपर लीक हो जाता है तो रीनीट होगा या री एग्जाम होगा। री एग्जाम के बाद भी जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सजा मिलेगी। सजा भी नहीं दे पा रहे हैं उस कानून के तहत, फिर भी पेपर लीक हो रहा है तो एक नया कानून बनेगा। इन सब चीजों को बनाने वाला जो है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। यही तो सिस्टम बनता है। यानी आपने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी उस चीज का नाम था सिस्टम। जब आपका सिस्टम फेल हो गया, यानी कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। जो सिस्टम का मुखिया था वो जिम्मेदार है कि वो सही लोगों को चुन करके जिम्मेदारी नहीं दे पाया। आज मैं प्रधानमंत्री को फेलियर क्यों मानता हूं? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि तुमने रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी ठीक आदमी को नहीं दी। मैं इसलिए जिम्मेदार मानता हूं, तुम देश के मुखिया थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा उसके हाथ में दी जाएगी जो शिक्षा को ठीक तरीके से चला सके। पिछले 10 साल में 5 बार नीट का पेपर लीक हुआ, जिसमें एक बार AIPMT 2015 भी है। पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तुम उन्हें रोक नहीं पाए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे एक नीट का आंदोलन चल रहा है, नीट में सब कुछ सही हो गया, नीट इज जस्ट ए सिंबॉलिक, वो एक सिंबल है। नीट से मतलब है कि अब लोग परेशान हो चुके हैं कि तुम्हारा हर दूसरा एग्जाम लीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए लोगों की ये गुस्सा है, क्रोध है कि भाई शिक्षा मंत्रालय ठीक हाथ में नहीं। लेकिन एक बात बताइए, मान लो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया, तो उससे क्या होगा? बदलेगा क्या उससे? बदले, यही तो सरकार की जिम्मेदारी है। उससे बदलेगा ये कि जो अगला शिक्षा देखिए, अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं तब तो कुछ नहीं बदलेगा। वो तो फिर तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी। हम तो सरकार की मंशा चेक कर रहे हैं कि अगर आप हटा देते हो धर्मेंद्र प्रधान को तो इससे पता लगता है कि आप भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हो। आप बताओगे ना कि अब जो नया शिक्षा मंत्री है उसके अंदर भी ये डर भरोगे कि देखिए हमने उसको हटा दिया था, तुम संभल के रहना। ये बदलेगा, उससे लोगों में डर आएगा कि शिक्षा मंत्री बदल सकता है। इससे सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहा है कि आप शिक्षा मंत्री को नहीं बदलना चाहते, यानी आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारना चाहते। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं बदल रही होगी सरकार शिक्षा मंत्री को? उसका एक यही लॉजिक हो सकता है कि जब ये इतना बड़ा रेवेन्यू मॉडल चल रहा है और सरकार का इंटेंट शिक्षा व्यवस्था सुधारने से ज्यादा इस चीज पे है कि ये शिक्षा व्यवस्था पैसा कितना कमा के दे रही है, और वो अगर ठीक चल रहा है तो फिर सरकार क्यों बदलेगी? नहीं बदलेगी। चल रहा है ना, NTA पैसा बना के दे रही है, SSC प्रॉफिटेबल है, तो क्यों बदलेगी? नहीं बदलेगी। और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का हो रहा है, देश का हो रहा है। स्टूडेंट तो बहुत कम है। इस साल 22 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, बहुत कम है। नुकसान देश का है कि ये जो 1.5 लाख बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, और अगर ये पिछले साल भी पेपर लीक से ही डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमारे आपके जैसे लोगों के भविष्य का क्या होगा जो इन लोगों से जाके इलाज कराएंगे। नकली इंजीनियर बन रहा है तो देश का नुकसान है कि एक पुल बनेगा भी और पुल गिर भी जाएगा, रोड बनेगी भी और उसमें गड्ढे भी हो जाएंगे। ये देश का नुकसान हो रहा है। आज अगर SSC में पेपर लीक, रिमोट एक्सेस से कोई BSF का जवान बन रहा है तो ये देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है। नुकसान देश का हो रहा है, इसीलिए तो चिंता है। चिंता का विषय ये है जो ये लोग नहीं देख पा रहे कि जब आप नकली इंजीनियर, नकली डॉक्टर, नकली BSF, नकली CISF, नकली CRPF, नकली पुलिस बनाएंगे तो देश का क्या होगा। आज आप बताइए, CBSE में सवाल उठा। CBSE को हम कहते हैं CBSE पे तो नहीं उठना चाहिए, CBSE इतनी पवित्र थी, सब कुछ इतना अच्छा था। आज UPSC पे भी हम कहते हैं UPSC बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो UPSC क्या है? भूत है आसमान से उतरी है? CBSE भूत है आसमान से उतरी है? नहीं, लोग तो जा रहे हैं ना इसमें। यानी अब जो इनमें लोग जा रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। इसीलिए CBSE का ये हाल है कि आपने OSM लागू किया और OSM में जिन टीचर्स ने कॉपियां चेक की उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ऑब्जेक्टिव सवाल में 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक ठीक होगा। ठीक होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0।
और ऐसा हुआ कि उसमें से एक ऑप्शन जो ठीक नहीं था, बच्चों ने टिक किया गलत, उस पर भी 1 नंबर दे दिया गया। यानी आपने जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी कॉपी चेक करने की भी दी, उन्होंने भी एब्सेंस माइंड में चेक की कॉपी। यानी आपके शिक्षक भी ठीक तरीके से जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, यानी आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। हम लाख कह लें कि सीबीएसई बहुत अच्छा काम करते हैं, सीबीएसई पे कभी उंगली नहीं उठी, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं सीबीएसई में, इन्होंने आउटसोर्सिंग को बहुत बढ़ावा दिया कि हम सरकारी लोग बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो फ्री बीच पे पैसा लौटाना है। कहां से आप लोग लेके आओगे? खुद शिक्षा मंत्री ने माना है कि एनटीए में बहुत आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब है 4 महीने 5 महीने के लिए लोगों को रख लिया कॉन्ट्रैक्ट पे। आज आपके यहां भी जो लोग काम कर रहे हैं वो तब तक मन लगा के कर रहे हैं जब तक उनको पता है कि सिन्हा साहब के साथ लॉन्ग टर्म है। अभी आप दीजिए किसी को नोटिस कि 3 महीने बाद निकाल देंगे, 3 महीने कुछ काम नहीं करेगा, बल्कि आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जिसको जिम्मेदारी बड़ी देनी है उसको आपको भरोसा भी बड़ा देना पड़ेगा कि आप लंबे समय तक हमारे साथ काम करेंगे। मेरे मन में तो ये भी सवाल आता है कि ये अलग अलग बोर्ड अलग अलग स्टेट में हैं क्यों? एक बोर्ड क्यों नहीं हो सकता पूरे देश में? अभी उनका फोकस है एक देश एक चुनाव पे, शिक्षा पे है कहां फोकस? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इससे कोई बहुत नुकसान ऐसा नहीं है कि एक बोर्ड है या ज्यादा बोर्ड हो जाएंगे तो कोई नुकसान वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है यार। काम तो ठीक से हो, सीबीएसई अपना काम नहीं कर रहा, एनटीए अपना काम नहीं कर रहा, कोई एग्जाम आप ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे, देश को किस दिशा में लेके जाओगे आप? आपने तो जो लोगों को भर्तियां कर रहे हो वो नकली तरीके से कर रहे हो, लीक के जरिए कर रहे हो, पैसे से नौकरियां बिक रही हैं। आप कैसा देश का भविष्य देख रहे हो? तो ये सब बड़ी चिंता की बातें हैं, चिंता का विषय है देश के लिए। आप कभी कभी सीजेपी के साथ दिखते हो, कभी राहुल गांधी के साथ दिखते हो, तो आप पर आरोप ये भी लगता है कि आप अपोजिशन को ज्यादा सपोर्ट करते हो, बीजेपी के हगे समय साथ बात करते हो, ऐसा आरोप। हाँ बिल्कुल सही, आप हो क्या सकता कहोगे है, इसमें? बिल्कुल होना भी चाहिए, सही बात है। बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, 21 राज्यों में है। बीजेपी की तारीफ करने के लिए पूरे दिन टीवी चैनल्स प्रवक्ताओं के जरिए उनका नैरेटिव चलाते रहते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगती कि उनकी तारीफ करूं और मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूं। आप बताइए, आपने कहा साहब हम श्री राम को लेके आए हैं, आप कहते हैं हर चुनाव में आपने ये बयान दिया है, वहीं आप दूसरे लोगों पे क्या आरोप लगाते हैं? अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमका रहा है, अगर वो पेपर लीक के मुद्दे पे सवाल उठा दे तो आप क्या करते हैं? वो तो पेपर लीक पे अपनी राजनीति चमका रहा है, आप तो भगवान और जो श्रद्धा का प्रतीक है धर्म, उस पे अपनी राजनीति चमकाते हैं आप, लेकिन अपने अंदर नहीं देख पाते। राम मंदिर में चोरी हो जाती है, जिम्मेदारी किसकी है? कि साहब चंपत राय ने चोरी कर ली, जो पुजारी था उसने चोरी कर ली। राम मंदिर का श्रेय किसको जाता है? बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है, लोग कहते हैं, जबकि न्यायालय के आदेश पे बना है। अभी आप इनको पूछिए, अरविंद केजरीवाल को आपने जेल भेज दिया, ये बोलेंगे हमने क्यों भेज दिया, न्यायालय का आदेश था। लेकिन राम मंदिर भी न्यायालय का आदेश था, उसे आप अपना मानते हैं कि वो हमने बनवाया, वो भी न्यायालय का आदेश था। तो ये जो दोगलापन है आपका, इससे शिकायत है। रेल अच्छी दौड़ रही है, सरकार को श्रेय चाहिए और नेतृत्व प्रधानमंत्री का है। पेपर लीक ना शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है ना प्रधानमंत्री की, वो सिस्टम की कमी है। कुछ खराब होगा आप सिस्टम पे डाल देंगे। वो कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? आपके द्वारा बनाए गए लोग चला रहे हैं उस सिस्टम, वही तो है, लेकिन श्रेय आपको चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप श्रेय ले रहे हैं, आप बताइए 22 लोगों ने आत्महत्या की, क्या प्रधानमंत्री जी की संवेदना इस पे नहीं आनी चाहिए थी? आज कोई शायद प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी गुजर गई है और अच्छा जीवन जी के गई है एक लंबा, प्रधानमंत्री जी की संवेदना आई है। मैं ये मानता था कि मेरा प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, लेकिन इतने बच्चे गुजर गए और फिर लोग कहते हैं कि इन्होंने उनको कहा था जाने के लिए। एक 18 साल का बच्चा जिसका बड़ा कोमल दिल और कोमल दिमाग है, वो अभी से सिस्टम से हार जाता है, वो सोचता है कि यार मेरे लिए नहीं है ये, तो ये देश के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये लोग जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं, ये देश का चिंता का विषय नहीं है। आप अग्निवीर ले आए कि सेना में 4 साल तक लोग काम करेंगे, जिसको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे लोगों को तो लोग कितने मन से काम करेंगे, कितनी जिम्मेदारी ले लेंगे? नहीं लेंगे। आज सरकार के अंदर भी लोग परेशान हैं। आप करप्शन खत्म करने आए थे, कैसे करप्शन खत्म होता? आप सरकार में काम कर रहे लोगों को उतनी सैलरी देते कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। आप क्या कर रहे हैं? आपका वेतन आयोग भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, तो उसको पोस्टपोन कर दे रहे हैं। ये अपनी हर लायबिलिटी को पोस्टपोन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स या जो पुलिस थी जिसकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए 58 साल 60 साल पे, उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी रिटायर होगा तो एक मैच्योरिटी अमाउंट जो दिया जाता है वो देना पड़ेगा,
कोई बात नहीं, इस लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दो। हम्म। तो क्या लायबिलिटी पोस्टपोन करने से देश चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा आगे? आपको मैनेज करना था ना पूरे देश को। आप तो कहते थे कि बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला था 2014 में, सब कुछ ही कहा। आज आप देखिए इथेनॉल पे जनता कितना त्राही त्राही कर रही है, और ये क्या कहते हैं अब कि किसने कहा है आप इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाइए? हाँ, किसी ने नहीं कहा। हम तो जबरदस्ती जाते हैं पेट्रोल पंप पे और छीन लेते हैं उसके हाथ से पौआ कि हमें इथेनॉल पीना है। यही तो कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए तो आप मिलावटी पेट्रोल आपको नहीं चाहिए तो आप महंगा वाला लीजिए। ये कौन सी बात है? आप खराब बेचेंगे और बोलेंगे किसी डेयरी पे आप जाइए और वो डेयरी वाला बोले कि आपको ये दूध नहीं लेना तो आप महंगा वाला लीजिए। मिलावटी चीज होना ही अपराध नहीं है क्या? गलत नहीं है क्या? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वो मिलावटी नहीं है, वो पर्पसफुल है, फायदे के लिए है वो। तो फायदा हो क्यों नहीं रहा लोगों का? फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वो मेरी गाड़ी में कंपैटिबल नहीं है? कंपैटिबल नहीं है ना, लोग ये बता रहे हैं कि वो हमारी कार में कंपैटिबल नहीं है। क्या आपने ऐसा बताया? अब मेरी कार और आपकी कार में अंतर हो सकता है कि आपके टंकी के ऊपर लिखा हो पेट्रोल, मेरी के ऊपर लिखा हो डीजल। तो इससे पता लग रहा है कि भाई मेरी कार डीजल के लिए कंपैटिबल है, आपकी कार पेट्रोल के लिए। तो आप या तो अब ऐसे नए इंजन या नई कार डिजाइन करिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि भाई ये इथेनॉल पेट्रोल के लिए भी कंपैटिबल है। पेट्रोल पंप वाला नहीं डालेगा ना, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि हमारी गाड़ी पे पेट्रोल लिखा है तब भी वो इथेनॉल वाला पेट्रोल डाल दे रहा है। क्यों डाल दे रहा है? विषय तो ये है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने तो गडकरी के साथ भी किया था ना, गडकरी जी के साथ। तो क्या उन्होंने जवाब दिया? इन लोगों से जवाब लेना भी बहुत मुश्किल है। और आजकल पॉडकास्ट के दौर में आप ज्यादा जवाब मांगने लगेंगे तो या तो सामने वाला उठ के चला जाएगा या वो कहेगा कि मैंने आपके साथ गलत पॉडकास्ट कर लिया, ये पॉडकास्ट नहीं जाना चाहिए। बड़े नेता हैं, हो सकता है उनके कैमरे से ही शूट हुआ होगा। नहीं, शूट तो हमारे सब कुछ हुआ था। सब आपके से ही हुआ था। पूछना चाहिए था उनको सवाल। नहीं, सवाल तो थे लेकिन हर चीज पे उनके जवाब थे। हाँ, तो कहाँ जवाब नहीं है, वो फंस रहे हैं। बार बार जवाब देकर के वो खुद ही फंस जा रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आवाज उठ रही है तो सरकार का काम ये नहीं है कि उन आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाए, बल्कि वो मैसेज जो जनता की तरफ से आ रहा है उस पर गौर किया जाए। यही होता था। और ये हमने श्री राम के चरित्र से भी सीखा है कि भाई उन्होंने ये देखा कि कोई आलोचना कर रहा है तो क्यों कर रहा है। श्री राम ने उन आदर्शों का पालन किया। और आप बात श्री राम की करते हैं। बीजेपी में सिर्फ बुरा बुरा है या कुछ अच्छा भी है आपके हिसाब से? नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा है, लेकिन वो चीजें जो देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी वो खराब है। वो चीजें शिक्षा व्यवस्था पे कोई गौर ना करना, कोई ध्यान ना देना। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, पढ़े कैसे पढ़ेगा? आप स्कूल बंद करेंगे और आप कहेंगे पढ़ेगा इंडिया। आपने पढ़ा नीति आयोग की रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि लाख स्कूल बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनमें 2 बच्चे आते थे, 3 बच्चे आते थे। वो 2 बच्चे 3 बच्चे किसी दूर के गांव के स्कूल में जाए पढ़ने। आपने क्या ध्यान दिया? स्कूलों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूल में। कितने स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, क्योंकि आपकी शिक्षक भर्ती ही ठीक से नहीं हो रही। आपने लखनऊ में वो आंदोलन देखा होगा जिसमें रेंगते हुए शिक्षक जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई या हमें नौकरी नहीं दी गई ठीक टाइम पे। तो आप कैसे? खाली नारों से देश नहीं चलेगा, भाषणों से देश नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड पे भी चीजें करनी पड़ेंगी। मुझे एक चीज बताओ, आप विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में विकसित होगा, रील में विकसित करेंगे आप भारत को। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये 2 चीज तो ठीक होनी चाहिए। और हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि कोई एक ऐसा नेता है जो हर एक साल में ही, महीना छोड़ दीजिए, साल में बताता है कि ये नई यूनिवर्सिटी हमने बनाई है? नहीं। हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वो पार्टी जो गाय को माता मानती है, उनके द्वारा चलाए जाने वाला देश बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 में है या सेकंड नंबर पे? टॉप 2 है। हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है कोई। हमारी कंपनी एक टीसीएस हुआ करती थी, आज टॉप 100 में नहीं है। इस पे आपका फोकस नहीं है। आपने कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी। ये जरूर आता है कि आजम खां की यूनिवर्सिटी है, उस पर बुलडोजर चलने जा रही है। मैंने लिखा था उस पर कि भैया बुलडोजर मत चलाओ, इसको सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करके नाम बदल दो इसका, लोग पढ़ेंगे। ये जो बुलडोजर है, ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार खुद भारत की न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं कर रही। आम आदमी क्या करेगा? आप आम आदमी को क्या सिखा रहे हो कि अगर किसी ने आपको मारा है तो आप भी गोली चला दो?
खत्म कर दो, हैंड टू हैंड न्याय कर दो। यही तो सरकार आदर्श पेश कर रही है। आप क्यों अपनी न्याय व्यवस्था के जरिए उस आदमी को सजा नहीं दिला पा रहे? या तो अगर न्याय व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो देखिए, मैं शिक्षक हूं और मैं सरकार की जो भी नीतियां जो सच में देश को 2047 में विकसित होने से रोकती है, मैं उन पे आवाज उठाता हूं। बीजेपी में क्या अच्छा है? मैं कहूंगा हाँ, बीजेपी अच्छी राजनीति कर लेती है। बीजेपी ने राजनीति को कॉरपोरेट बनाया, उद्योग की तरह चलती है। ये अच्छा है। नहीं, अच्छा मतलब मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कॉरपोरेट कल्चर होना चाहिए। देख, क्या बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है देश में? देश के लिए अच्छा किया है। 嗯 एजुकेशन में कुछ अच्छा नहीं किया। नए आईआईटीज बनाए, वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। एम्स दिल्ली में आज एक ही है जिसकी तरफ लोग देखते हैं इलाज के लिए, ऐसा दूसरा एम्स तक हम नहीं बना पाए। बाकी हमने पुरानी सरकारों को खूब बुरा भला कहा, उन पे उंगलियां उठाई कि 70 साल में देश को लूटा गया। अच्छे में मुझे जो एक चीज पर्सनली पूछना चाह रहे हैं या लोगों के नजरिए से पूछना चाह रहे हैं? पर्सनली आपको क्या लगता है? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि देश को क्या बोलेंगे उसको, मतलब एक उसमें बांधा, जैसे लाइक 370 को हटाया। वो एक डिसीजन मुझे सरकार का अच्छा लगता है। उसमें भी मैं ये कहता कि यार पहले लोगों के दिल में जगह बनानी चाहिए थी। यानी मेरा कहना है कि कश्मीर के लोगों के दिल में जगह बनानी चाहिए थी, तब हम शायद उनको देश में ये 370 हटाते तो शायद ज्यादा इंपैक्ट होता। लेकिन शायद सरकार को उस टाइम ये लगा होगा कि जब तक हम रहे ना रहे, क्योंकि ये फैसला लेने के लिए हिम्मत भी बड़ी चीज चाहिए, तो शायद सरकार ने वो फैसला लिया और जल्दी लिया। तो वो एक फैसले को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उस फैसले का इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों पर? क्यों वो अच्छा था फैसला? क्यों वो अच्छा था? क्योंकि देखिए, एक वक्त तो आएगा ना जब हम कश्मीर में और कश्मीर हम में मिला हुआ हो, वो ये ना कहें कि यू केम फ्रॉम इंडिया। ये तो होना था ना। तो वो चीज की, क्योंकि अभी आगे जितना जल्दी ये हो गया उससे आगे पीढ़ियां बदलेंगी, फिर लोगों के दिमाग से निकलेगी कि नहीं हम। सरकार यहाँ पर क्लेम भी करती है, बीजेपी सरकार कहती भी है कि पहले की जो सरकारें थी वो कमजोर सरकार थी। भारत पर अगर कोई अटैक करता था तो अमेरिका में जाते थे भीख मांगने के लिए। हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि हम सीधा हमला करते हैं पाकिस्तान कुछ करता है तो ये मजबूत होना सरकार का, ये सरकार अपने आप को मजबूत बताती है। आप क्या कहते हो इस पे? नहीं, मैं तो नहीं मानता मजबूत। अगर ये मजबूत सरकार है तो ये अमेरिका के कहने पे रूल्स, अमेरिका जब कहेगा तो हम रूस से तेल खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ये मजबूत सरकार है। अभी हमारे 3 नागरिकों पे अमेरिका ने हमला किया था, हमने क्या जवाब दिया? हमने तो प्रधानमंत्री की संवेदना भी नहीं देखी उस पर। आपको मालूम होगा ये तो कैसे? मैं तो नहीं मानता मजबूत सरकार है। मैं प्राइम मिनिस्टर को मजबूत नहीं मानता। मजबूत कौन होता है? जिसका दिल साफ हो, जो हर बात पे जवाब देने को तैयार हो। एक प्रधानमंत्री जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। अभी प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो लोग उनको पूछेंगे कि आप महंगाई को कम करने की बात करते थे, आप नहीं कर पाए। आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की बात करते थे, बदहाल है। आज खाना नकली बिक रहा है। ये सब पे सवाल पूछे जाएंगे तो नहीं जवाब दे पाएंगे, तो ये मजबूती क्या हुई? आप तो कमजोर है साहब, मजबूत नहीं है। तो आपके हिसाब से मैं अगर पूछूं, इतनी कमजोर कैबिनेट मैंने पहली बार देखी जिसमें पीएम को बताना पड़ता है कि गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए। तो आपके हिसाब से देश में कोई 3 प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो आपके हिसाब से सबसे अच्छे रहे। यार मैं फिर से आपको एक चीज आपके पॉडकास्ट से कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत अरिस्टो, प्लेटो, इतिहास बहुत नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं तो जब से देख रहा हूं 2012 से बड़ा हुआ, 10 से, तब से मैं सरकारों को देख रहा हूं। तो मैं अगर कुछ भी ऐसी बात कह दूं कि प्रधानमंत्री बहुत मजबूत था या ये प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने बहुत इतिहास नहीं पढ़ा है। तो मैं तो अभी देख रहा हूं 2012 से ही, तो इस हिसाब से मैं अभी आवाज उठाता हूं, क्योंकि उस वक्त तो मैं आवाज उठाने की स्थिति में भी नहीं था। तो मैंने कोई सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास भी पढ़ा नहीं है ठीक से। मेरा ये मानना है कि आज का देश अलग देश है, आज की जनता अलग जनता है, आज के हिसाब से चीजें ठीक नहीं हो रही, ये मेरा मानना है। ठीक है। और मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूं कि आप ये बताइए, आज बीजेपी बात करती है, रिलीजन को बेचती है अपने चुनावों में, और श्री राम की बात करती है या आस्था की बात करती है, लेकिन जो हमारी आगे की जनरेशन आ रही है, हम उसमें नहीं डाल पा रहे ये संस्कार। डाल पा रहे हैं क्या? आप देखते होंगे, आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो 21-22 साल के लोग काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो लोग इस सरकार की बातों में आ रहे हैं? नहीं,
वो नहीं आ रहे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मैं तो बहुत लोगों को देखता हूं, आज की जनरेशन को मैं देखता हूं, ये क्या सोच रहे हैं कि नहीं उस जनरेशन पे भी ये थोपा जाए। शायद आपकी ही कमी रही कि आप शिक्षा व्यवस्था के थ्रू वो संस्कार नहीं दे पाए लोगों को, या तो ये कमी रही। तो हम ये सोचें कि सारे लोग इन्हीं के हिसाब से चलेंगे, ये हमारा आपका पर्सनल मुद्दा है, पर्सनल मामला है कि मैं किस भगवान में ज्यादा आस्था रखता हूं, मैं किस धर्म में ज्यादा आस्था रखता हूं। सरकार को इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सरकार को सबसे ज्यादा इस बात से मतलब है कि विपक्ष का कौन सा नेता किस मंदिर में गया। और आज नेताओं में होड़ लगी है, आज आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में नेताओं में भी होड़ लगी है। विपक्ष वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस मंदिर में जाकर के फोटो खिंचाऊंगा और डालूंगा तो जनता हमारी तरफ आएगी, और फिर ये लोग क्या कहेंगे, ये पहले नहीं करता था अभी कर रहा है। ये राजनीति हो रही है देश में। विश्वविद्यालय ठीक से प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे, टॉप 100 से बाहर हो गए, कंपनियां टॉप 100 से बाहर हो गई, ये देश के मुद्दे नहीं है। पेपर आए दिन लीक हो जा रहे हैं, ये देश के मुद्दे नहीं। कौन शिक्षा मंत्री, कौन प्रधानमंत्री, कौन विपक्ष का नेता किस मंदिर में जा रहा है, ये मुद्दा है। क्यों जा रहा है, ये मुद्दा है। कैसे जा रहा है, ये भी मुद्दा है। ये देश के मुद्दे हैं। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ कमियां गिनाते हैं, समाधान नहीं बताते। अगर मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं कोई समाधान बताऊं, हो सकता है कि ये अफोर्ड ही ना कर पाए। मैं इनको कह दूं कि आप जापान का एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इंप्लीमेंट कर दीजिए, और ये ना कर पाए, तो ये मैं कैसे बता सकता हूं। हमने इनको चुन के भेजा है ना, हमने इनको बोला कि तुम जाओ, तुमको हम चुन के भेज रहे हैं, तुम जाके नीति बनाना। तुम बाहर जाके फिल्म बना रहे हो, रवि किशन को देख लीजिए, कंगना रनौत को देख लीजिए, मनोज तिवारी को देख लीजिए। हमने तो नीति बनाने के लिए भेजा था ना आपको, 545 सांसद चुन के भेजे थे। विपक्ष वालों को तो ये पूछ ही नहीं रहे, कोई जिम्मेदारी भी नहीं दे रहे। इनका काम क्या है कि जो विपक्ष है उसको भी खरीद के, अरे भाई एक बार आपको मिले हैं 400 सांसद, एक बार आपको पूर्ण बहुमत दिया, दोबारा भी आपको पूर्ण बहुमत दिया, कितना बदला है आपने देश, बताइए। अब लोग कहेंगे कि साहब रोडें बहुत अच्छी बन रही, तो ये सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता। आप बताइए कि नोएडा बना और फिर ग्रेटर नोएडा बना, तो क्या सरकार ने हम लोगों की वजह से रोड बनाए? या सरकार ऐसा भी कर सकती है खाली ग्रेटर नोएडा बना दे और नोएडा रोड है ही नहीं बीच में? ये तो जब कोई नया शहर बनेगा, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं, संस्थागत सुधार, कि आईफोन 16 आ चुका है, नेक्स्ट विल बी आईफोन 17, नेक्स्ट विल बी आईफोन 18। अब इसके लिए क्रेडिट जाएगा नहीं, गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाएगा, गवर्नमेंट ने ये किया। सरकार क्या कर रही है, रोड बना रही है ना, हमारे आपके टैक्स के पैसे से। उसके बाद भी आप देखेंगे तो टोल अलग से वसूला जा रहा है टैक्स के नाम पे। आप गाड़ी लेने जाएंगे तो गाड़ी में अलग से आप रोड टैक्स देते हैं। कितनी बार आप टैक्स ले रहे हैं? डीजल की गाड़ी ले ली, 15 साल आप आरसी पे लिख के देते हैं, और डीजल की गाड़ी 10 साल नहीं चलेगी एनसीआर में। आप यार पग पग पे धोखा कर रहे हैं। बताइए, आप डीजल की गाड़ी ली, 15 साल का आपने रोड टैक्स लिया मुझसे, आप कहते हैं एनसीआर में 10 साल से ज्यादा डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों लिया भाई? टोल टैक्स आप लेंगे, रोड टैक्स आप लेंगे, और सब कुछ टैक्स के पैसे। सरकार क्या कर रही है, कहां से पैसा ला रही है? ये तो 10 लाख का सूट भी हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही खरीद रहे हैं ना, देश के रिसोर्सेज से ही खरीद रहे हैं। 10 लाख का कौन सा सूट? पता नहीं, मैं तो सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख का सूट पहना। मेरे को नहीं पता है उसकी सच्चाई, मैंने कोई फैक्ट नहीं चेक किए, और कोई कर भी नहीं सकता। हम और आप बैठ के प्रधानमंत्री के सूट का प्राइस नहीं देख सकते, बट इतना जरूर देखते हैं, महंगे चश्मे, महंगी घड़ी, महंगा कलम, वो सब देखते हैं। और वो कह भी सकते हैं कि मुझे गिफ्ट में मिला है, क्या करेंगे आप? लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री के जीने का तरीका है, जो वो अपने आप को फकीर बोलते थे, उससे वो प्रश्न खड़े करता है। आपका ही शायद कोई वीडियो में देख रहा था, उसमें आपने बताया था कि आजकल परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया था। हाँ, गलत है। ऐसे सवाल पूछ रहे हो आप कि एक ट्वीट दे दिया, ये किसका ट्वीट है? अरे यार, ऐसा करो, सारी किताबें हटा दो, प्रधानमंत्री का पूरा जीवन काल एनसीईआरटी में डाल दो, कि कैसे प्रधानमंत्री जी चाय से अपना जीवन शुरू किया, कैसे वो नाली की गैस से चाय बना करके, उनका पूरा संघर्ष लिख दो। गांधी का संघर्ष भी हटा दो, आजादी का, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का संघर्ष लिख दो। इंटरेस्टिंग है, उनके डायलॉग लिखो, जल्दी याद भी हो जाएंगे। आपकी बात सुन के कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मुगलों ने सिर्फ अपना ही इतिहास पढ़वाया है लोगों से कई सालों तक, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी बातें पढ़वाना चाहते हैं लोगों को? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जो अभी लोगों को भी चुन चुन के जिन जगहों पे बिठा रहे हैं कि किसी को भी उठा के सीएम बना दिया, तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी ये चर्चाएं हो। वो लोग करेंगे ना जिनको कहीं से भी उठा के आप सीएम बना देंगे। यार प्रधानमंत्री जी का ये एहसान तो है। ऐसा क्यों लगता है? आज वो स्थिति हो गई है ना।
आज प्रधानमंत्री जी की फोटो आप देखते हैं, प्रधानमंत्री जी कभी मंदिर जाते हैं, अभी सोमनाथ मंदिर गए थे, बड़ी अच्छी घटना थी कि प्रधानमंत्री ऊपर हैं। ऐसे कौन जाता है मंदिर? आज से पहले आपने किसी प्रधानमंत्री को ऐसे मंदिर जाते हुए देखा है? ये मंदिर जाने का तरीका है कि चारों तरफ प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है, कहीं डमरू बज रहा है, प्रधानमंत्री जी की फोटो टंगी हुई है और वो ऊपर से बैठ के जा रहे हैं, ऐसे सोमनाथ मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। ये काम तो प्रधानमंत्री जी के नहीं है। आपको चुनाव प्रचार में भी रहना है, आपको फिर मंदिर में, आप देश हित के लिए कब काम कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि हम सब जोड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के बीच पे घूम रहे हैं, रील बन रही है, वो भी काम कर रहे हैं। तब तो हम और आपने कभी जीवन में छुट्टी नहीं ली। इस देश का कोई लोग छुट्टी नहीं ले रहा। कोई मनाली में काम कर रहा है, कोई गोवा में काम कर रहा है। ये छुट्टी नहीं तो क्या है यार? भगवान भी ये सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं जब मंदिर पे, मैंने पहले भी कहा है कि आपने क्यों कष्ट किया, मैं चला आता। जिस तरीके से, और क्या, ये जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी को दिखाते हैं यार, लोकतंत्र का मतलब सिन्हा साहब चुनाव नहीं है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी की आलोचना भी है, सरकार की नीतियों की आलोचना भी है, उठ रही आवाजों को दबाना लोकतंत्र नहीं है। उन आवाजों को सुनना और उस पर काम करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। आमरण अनशन कर रहे व्यक्ति को जबरदस्ती उठा के ले जाना और ठूस के खिला देना लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का यही मतलब नहीं है। लोकतंत्र का यह भी मतलब है कि मैं अपने देश की संप्रभुता, मैं अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकता हूं, यह भी लोकतंत्र का हिस्सा है। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अस्पताल आज हमें और आपको दया की दृष्टि से नहीं देखता। एक मरीज दया दृष्टि के लिए अस्पताल में होना चाहिए कि भाई इसको दया की दृष्टि से देखो, इसको लूटने की दृष्टि से नहीं। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल उलूल जुलूल जांचें करा के ऑपरेशन तक अपने टारगेट पूरा करने के लिए कर दे रहे हैं। तो कौन ध्यान देगा इन चीजों पे? किसको ठीक करना था ये सब? आपने नहीं किया। आपने अकेले अपनी हेल्थ के अलावा किसी और का ध्यान ही नहीं रखा। आज लोग परेशान हैं। राजेश एक्सपोर्ट स्कैम हुआ, कितने हजार करोड़ का स्कैम हुआ, लोगों ने पैसा लगा रखा था। रिटेल इन्वेस्टर का 12-13 हजार करोड़ रुपए डूब गया। शिकायत हुई 7 महीने बाद सेबी जगी। आप तो फाइनेंस से हैं, LIC का हमारा आपका काम है। LIC का भी 10% था। यानी LIC जिस पे लोग ये उम्मीद करके इन्वेस्ट करते हैं कि यार LIC हमारे पैसे को ठीक तरीके से लगाएगी, ना कि अडानी को भी दे देगी, जो कभी भी डूब सकता है। और बाद में LIC कह देगी अब तो हमारे पास आपको देने के लिए रिटर्न है ही नहीं। इस उम्मीद से तो लोग LIC में पैसा नहीं लगाते कि LIC कहीं भी पैसा लगा देगी। और सेबी को हमारा आपका काम है जगाना। सेबी की अपनी जिम्मेदारी नहीं है चेक करना ये कैसे लूप होल्स हैं। और आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में इतना बड़ा स्कैम हो जाना, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव हो रहा है? तो आपके हिसाब से देश में कोई भी डिपार्टमेंट अभी सही काम कर रहा है कि नहीं? कौन सा वित्त मंत्रालय ठीक काम नहीं कर रहा? महंगाई का आलम देख रहे हैं, ऊपर से वित्त मंत्री ने ये कह दिया कि रुपया ठीक जा रहा है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय काम कर नहीं रहा। रेल की तो आप महीने में मान लीजिए फिक्स हैं 5 खबरें आना, फला रेल पलट गई, 104 करोड़ के तौलिया चोरी हो गए। रेल की खबरें आपको मिलेंगी लगातार कि रेल में ऐसा हो रहा है, रेल मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा। रेल मंत्री को बताना है कि भारत में आईफोन बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है। उसको इन्हीं सब चीज़ों से फुर्सत नहीं है, पीछे कुर्सी पे तौलिया डाल के रील बनवाने से फुर्सत नहीं। यही रेल मंत्री का काम रह गया है कि वो रेल से रेल मंत्री हो गए। और आप एक आध मंत्रालय कुछ तो पता ही नहीं चलते। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और खबरें कैसी आती हैं, नकली पनीर पकड़ा गया, नकली अंडा पकड़ा गया, अमूल दूध में क्या क्या मिलाकर बेच रहा है, कितनी खबरें आती हैं आप बताइए। मीडिया के बारे में बताइए जरा। मीडिया को भी आप ट्रोल करते हुए पाए जाते हो कई बार। हाँ, मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। मीडिया का काम क्या था कि हमसे, आपसे, जन से, चाहे वो जनसभा करके लोगों की समस्याओं को सुनना और फिर सरकार के लोगों को ला करके उस पटल पे उनसे ये सवाल पूछना कि ऐसा हो रहा है। नहीं कर पाया मीडिया ये काम। मीडिया आज सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो इनके पत्रकार बताएंगे कि नहीं नहीं, ये इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये मीडिया का काम था। मीडिया हो, विपक्ष हो, शिक्षक हो, हम सबका काम था दूसरे पाले से रह करके सरकार से ठीक काम कराना। ये हम सबकी जिम्मेदारी थी। मीडिया नहीं करा रहा, मीडिया उन्हीं के पाले में चला गया। तो कौन बोलेगा क्यों चला गया मीडिया उन्हीं के पाले में? अब आपने देखा ही होगा कि एडवर्टाइजमेंट का दौर है, पैसे का दौर है, कि एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिल रहे हैं,
पार्टी से मिल रहे हैं, पार्टी फंड में बहुत पैसा है जितना विपक्ष के पास नहीं है देने के लिए, उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट चलेंगे। आप सोचिए, एडवर्टाइजमेंट के लालच या कॉस्ट पे आप देश हित भूल गए, देश को आपने स्टेक पे लगा दिया, ये जानते हुए कि इस एडवर्टाइजमेंट से नुकसान देश का हो रहा है। आज ये पार्टियां या ये पार्टी जो केंद्र में है ऐसे ही अपने आप को भगवान नहीं समझने लगी। हम सब ने उसको महसूस कराया है ये, और भगवान से आप सवाल नहीं कर सकते। वो स्थिति हो गई है कि आज आप सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करेंगे तो एक ट्रोलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप सोचिए, सही चीजों पे भी पत्रकार तक ट्रोल करने लगते हैं आपको। वो कुछ ऐसा पकड़ लेंगे, और आज 30 सेकंड की रील में बड़ा आसान है कि आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकते हैं, क्योंकि जो युवा है वो सोशल मीडिया की गुलामी में इतना बिजी है वो समझ भी नहीं पा रहा है। हम और आप बैठे हुए हैं, ऊपर 3 लाइन लिख दी, हम क्या बात कर रहे हैं से मतलब नहीं है, वो नैरेटिव चलना शुरू हो गया। युवा से एक चीज़ याद है मुझे, आज कॉकरोच जनता पार्टी जैसे है, कहते हैं जनजी की पार्टी है ये। आज आपको लगता है कि जनजी इतने सही तरीके से अवेयर है कि सही मुद्दों को वो समझ रही है, या फिर इंस्टाग्राम के रील में इतनी खोई हुई कि उसको जो दिखा दो वो उसी में घूम जाती है, उसी को सच मान लेती है? अभी अगर उसने पेपर लीक पे बात की है तो पेपर लीक तो सही मुद्दा है, गलत मुद्दा कहाँ है? अभी तो एक ही मुद्दे पे बात की है कॉकरोच जनता पार्टी ने, और वो है नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने बात किया, लेकिन देश में जो युवा हैं 40% 35% युवा हैं, वो इतने अवेयर हैं, मेंटली वो सजग हैं, या फिर इंस्टाग्राम के रील में वो खोए हुए हैं, उनको कुछ भी किसी भी चीज के लिए कन्विंस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना यार, जब ये कहा गया कि कॉकरोच कौन है, और जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो उसमें शर्त थी कि आप खाली होने चाहिए, 11 घंटे मोबाइल पे बिता रहे होने चाहिए। सोचिए, उस दौर में 22-23 मिलियन लोग अगर इंस्टाग्राम पे एक पेज को फॉलो कर लेते हैं, तो क्या सरकार को इस मैसेज को नहीं लेना चाहिए था कि क्या सच में युवा ऐसे हैं? इतना खाली है इस देश का युवा? क्या सच में उनके पास काम नहीं है? सरकार ने कहाँ लिया उसको सीरियस? और अब मीडिया क्या करती है, हम जैसे आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ये दिखा रहे हैं, देखिए पहले आंदोलन ऐसे होते थे, कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ नहीं आता, ये तो ठीक से कर ही नहीं पा रहे। अरे ये अगर आगे आने वाला युवा आज किसी भी चीज को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, हम और आप सब जिम्मेदार हैं। हमने क्या सिखाया उनको? आज हम और आप जैसे एज के लोग या हमसे बुजुर्ग जेनजी जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम ब्लिंकिट एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम स्विगी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम जेप्टो जोमेटो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि 10 मिनट में सामान आ जाता है, ये हमें अच्छा लगता है, बट हम जेनजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्या मतलब? कि इनको मुद्दा उठाना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता, ये बहुत इमेच्योर हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस जनरेशन, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसे ही हैं। हम क्या दिखा रहे हैं? ये धर्म को नहीं मान रहे हैं, ये भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो ये जबरदस्ती मनवाने वाली चीजें हैं, नहीं मान रहे। आप सपोर्ट करते हो कॉकरोच जनता पार्टी को? नहीं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मतलब सपोर्ट से मेरा मतलब है सब कुछ न्यूट्रल भी होते हैं ना आपके, ऐसा नहीं कि इस चीज को सपोर्ट ही करना है। यदि आप मुझे पूछे कि यार आप ऐश्वर्या राय को सपोर्ट करते हैं, तो मैं इसका जवाब कैसे दे पाऊंगा कि मैं ऐश्वर्या राय को सपोर्ट करता हूं या नहीं करता हूं? तो ये जितने भी मंच हैं या जितनी भी पार्टियां हैं, मैंने किसी की सदस्यता नहीं ली। आई एम नॉट द मेंबर ऑफ एनी पार्टी। हाँ, अगर कोई भी मंच, कोई भी पार्टी पेपर लीक, हेल्थ सिस्टम, फूड के जो हालात हैं उस पे, ऐसे मुद्दों पे आवाज उठाती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस आवाज को बुलंद करूं। मुझे लगता है आज देश की मीडिया ठीक काम नहीं कर रही, तो मैं मीडिया के ऊपर वीडियो बना के लोगों को जागरूक करूं कि मीडिया की बातों में मत आइए। ये मेरा फर्ज बनता है। मैं जाता हूं किसी भी मंच पे, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे जब मैं गया, आपको पता है मैं पहला आदमी था, लोग नहीं कर रहे थे हिम्मत जाने की, हमारे आपके जैसे लोग। तो वो बच्चों का आंदोलन लग रहा था, लोग ये दिखा रहे थे कितना गलत है, मीडिया भी नहीं जाके कवर कर रही है, लोग ये कहने लगे कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन ने दम तोड़ दिया। मैं उस दिन गया था, मैंने कहा यार नहीं, मैं पहला आदमी था ऐसा जो, या पहला शिक्षक कह लीजिए, पहला इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, जिसने खड़े होकर वहां 1 घंटे बोला। तो आप इसलिए गए क्योंकि उनका मुद्दा सही था? मुद्दा था, और मैं उस मुद्दे को मरने नहीं देना चाहता था, मैं उसको जिंदा रखने देना चाहता था, और मैंने किया वो काम। अभी आज ही मैं एक रील देख रहा था, वो जंतर मंतर का ही, एनडीटीवी की कोई रिपोर्टर थी वहाँ पे, और वो कह रही है कि शांतिपूर्वक फुनसुक वांगडू को ले जाया गया है, और बगल में एक आदमी लड़का खड़ा है, वो चीख चीख के कह रहा है अरे नहीं है मैडम, झूठ बोल रही है, वो इंस्टाग्राम पर सबने देखा है किस तरीके से ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया है, ये मीडिया बिकी हुई है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो मीडिया क्या सच में आज इतनी मैनिपुलेटेड है जो कि उसको रियलिटी नहीं दिखाना, सरकार के फेवर में चीज़ें दिखानी है? मीडिया छोड़िए आप, क्या इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे जो बने हुए हैं वो मैनिपुलेटेड नहीं है?
राजेश क्या नाम है कंपनी का, राजेश राजेश एक्सपोर्ट कंपनी जो स्कैम हुआ, जिसने भी राजेश जी के साथ पॉडकास्ट किया है वो मैनिपुलेटेड पॉडकास्ट नहीं है कि उनकी इमेज को दिखाने के लिए कि नहीं, कुछ भी नहीं है, पैसा लेकर किया है सबने। तो इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब मीडिया, इंस्टाग्राम मीडिया क्या कर रही है? सेम वही काम कर रही है जो मीडिया कर रही है। कोई सरकार का नैरेटिव चला रहा है तो कोई किसी बड़े आदमी का नैरेटिव चला रहा है पैसे लेकर के, यही हो रहा है आज। मैक्सिमम पॉडकास्ट, आपके पास भी बहुत ऑफर आते होंगे कि इतने पैसे मिलेंगे, इनका पॉडकास्ट करना है, इमेज साफ करनी है। क्या ये पॉडकास्ट इंडस्ट्री का सच नहीं है? कितने लोग पॉडकास्ट सही दिखा रहे हैं, यहां तक कि लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये 15 सवाल ही हमसे पूछिएगा और हम इस पे जवाब देंगे। तो ये क्या लगता है कब तक आप जनता को गुमराह कर लेंगे? बहुत जल्दी जनता के सामने ये सच आएगा और लोग बोलेंगे कि हमें नहीं देखना। जिस दिन ये चीज खुलेगी, जैसे टीवी चैनल्स को देखना बंद कर दे लोग, पॉडकास्ट देखना बंद कर देंगे। तो ये जो फुनसुक वांगडू को ले जाया गया, सॉरी फुनसुक वांगडू में 3 इडियट से नाम आ रहा है, अच्छा, सोनम वांगचुक को, तो सोनम वांगचुक को जो जिस तरीके से ले जाया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, गलत था। आपको मालूम था कि वो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपका फर्ज था कन्विंस करना, कि आप कन्विंस करें, आपका कोई मंत्री आके कन्विंस करे, आपके लोग आके कन्विंस करें, पुलिस के थ्रू आप मैसेज भेजें। कन्विंस छोड़ो, यहाँ तो बातचीत तक नहीं हुई है। बातचीत नहीं हुई, आपने जबरदस्ती बस एक, फिर आपको इतनी फिक्र क्या थी? मर जाने देते। नहीं, क्यों किया गया होगा ये? इसीलिए ताकि उनको ये लग रहा था कि ये आंदोलन सोनम वांगचुक है तभी इस आंदोलन को कवरेज है, लेकिन उनको नहीं पता था कि बहुत सारे युवा आज पेपर लीक के खिलाफ दुखी हैं, परेशान हैं, आवाज उठाना चाहते हैं। इनको लग रहा था कि ये सोनम वांगचुक का आंदोलन, सोनम वांगचुक को हटा देंगे आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार को क्या इससे ये नहीं समझ में आ रहा होगा, जब वो इस तरीके से करेंगे तो आज जब पूरा युवा एक तरफ है भैया, इंस्टाग्राम पर है, देख रहा है, तो उनकी इमेज और ज्यादा खराब होगी इस तरीके से अगर उठा लिया। कई बार हम घमंड में इतने चूर हो जाते हैं और कई बार हमारे अपने लोग ही चाटुकारिता में इतने बिजी होते हैं कि ऊपर तक सही लोगों तक सही चीजें पहुंच ही नहीं पाती होंगी। मेरा ऐसा मानना है। प्रधानमंत्री जी को आज फुर्सत नहीं है कि वो मीडिया या सोशल मीडिया बहुत फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन तक क्या खबर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, मुझे इस पे भी डाउट है। नहीं, पहुंचती तो होगी, मुझे लगता है उनका सलाहकार गड़बड़ है, सही सलाहकार नहीं है शायद। यार ये पिछले पॉडकास्ट में भी किसी ने कहा था और मुझे बड़ी गुस्सा आई थी कि प्रधानमंत्री का सलाहकार सही नहीं है तो आप देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं, बदलिए ना सलाहकार। किसने कहा है कि आप एक ही सलाहकार रखिए? के लिए समझ में आना जरूरी है कि ये गलत है। यानी आप प्रधानमंत्री की समझ पे आवाज उठा रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उतनी समझ नहीं है कि वो ये भी समझ पाए कि उनका सलाहकार ठीक है कि नहीं है। तो फिर क्या वजह हो सकती है? हाँ, मतलब वही है कि सरकार को मतलब मान ही नहीं रही होगी, उसको ये जा रहा होगा हमने तो नीट पेपर लीक का आंदोलन था, नीट को हमने ठीक कर दिया, बस उतना उनको समझ आ रहा है। उनको लगा इसमें विपक्ष के नेता आ रहे हैं और वो आकर के मंच से बोल रहे हैं तो ये अपनी राजनीति चमका रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके आए क्या है, या कांग्रेस के नेता हाथ का पंजा लेकर आए क्या? आज कांग्रेस भी बहुत अलग अलग शहरों में पेपर लीक पे छात्रों की गूंज के थ्रू एक इवेंट करते हैं। तो उसमें जब मुझे इनवाइट किया गया तो मैंने देखा कि यार क्या इसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह है, कहीं पता लगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विपक्ष या हम जैसे लोग कोई भी आवाज उठा रहा है तो उसमें हमारा हित ही है, तो हम अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये छात्रों की गूंज में आपको क्यों इनवाइट किया? बस पेपर लीक उद्योग है क्या? क्योंकि मैंने भी एक वीडियो बनाया था, पेपर लीक उद्योग चल रहा है और मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, मैं बहुत बेहतर से समझता हूं इस पेपर लीक उद्योग को कि किस तरीके से ये एक पैसा कमाने का जरिया बन गया। तो अब मुझे बोलना था पेपर लीक पे, तो मैंने बोला उनके साथ। नहीं, आप ही क्यों? बहुत सारे लोग हैं। नहीं जाएंगे लोग, मैं जानता हूं ना, लोग ही हो सकता है पूछा भी गया हो, लोगों ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं आएंगे। जैसे सीजेपी पे लोग नहीं जाना चाहते थे, क्यों नहीं गया मुझसे पहले कोई? क्या नहीं जा सकते थे शिक्षक? मुझे सीजेपी ने के लोगों ने बताया कि हमने बहुत लोगों को बुलाने की कोशिश की, लोगों ने फोन तक नहीं उठाए, इग्नोर कर दिया लोगों ने। लोगों की गलती नहीं है, वो जो एक इकोसिस्टम हमने बना दिया है वो कि अगर आप किसी के मंच पर जाके बोलेंगे आप उसके आदमी हो गए, ये हो गया है। ओ ये तो अच्छा विपक्ष का आदमी है, ओ अच्छा ये तो सीजेपी का आदमी है, ऐसे लोग, और फिर वो मुद्दा कमजोर हो जाता है। कौन फंडिंग कर रहा है? आपने देखा कुछ दिन ये नैरेटिव चला, मैं इन सब नैरेटिव को ब्रेक करना चाहता हूं। कौन फंडिंग कर रहा है? इसको विपक्ष फंडिंग कर रहा है, बीजेपी करेगी फंडिंग। अरे मैं तो देख रहा हूं जिस पार्टी के खिलाफ हो रहा है वो पार्टी करेगी फंडिंग। उन बेचारों को जंतर मंतर पे रहने के लिए चाहिए क्या? खाना पीना ही तो चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी फंडिंग हो गई? कौन सी बड़ी फंडिंग होगी? किसी के अंदर संवेदनाएं बची हैं जो लोग पानी पहुंचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार पहुंचाती,
खुद बीजेपी पार्टी कहती कि हम 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए इस पार्टी के आंदोलन में खर्च करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अच्छा है। आप बोलते भाई आके आगे करके, आपको तो इतना भी नहीं बोलना था, आपको तो इतना बोलना था अच्छा पेपर लीक अब बहुत हो गया है, हम धर्मेंद्र प्रधान को भी हटा रहे हैं और आप देखिए हम आपको 1 साल आप हमें दीजिए, हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधार के रख देंगे, हम स्कूलों की स्थिति सुधार के रख देंगे। कभी नहीं आप बोलते सुनेंगे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं सामने नहीं आया इस पे, कोई सामने नहीं है। तो इनके साथ क्या हो गया है, आप जैसे किसी भी मुद्दे पे देख लीजिए, हर मुद्दे पे ही ये उलूल जुलूल जवाब दे करके घुमा फिरा के उसको खत्म कर दे। राहुल गांधी से बातचीत हो गई आपकी अच्छी? हाँ, राहुल गांधी जी से पेपर लीक पे कई बार बात हुई है। कैसे आदमी है वो? मतलब मैंने जितनी देर उनसे बात की तो मुझे तो अच्छे आदमी लगे, काफी स्मार्ट हैं, मतलब उनकी personality इमेज wise। देश में पप्पू को लेकर के बनाई हुई है, पप्पू जैसी, ऐसे हैं या स्मार्ट हैं? नहीं, अच्छे हैं। आप देखिए अब राहुल गांधी जी इस दौर के हैं, हो सकता है कि उनका बात करने का जो तरीका है वो ऐसा है जो मोदी जी से मैच नहीं करता, हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता ना, लेकिन उनकी जो चीजों को लेकर के समझ है वो बहुत क्लियर है। जैसे हाँ, वो बताएंगे आपको कि सरकारी नौकरियां कम इसलिए हैं क्योंकि आज देश में मैन्युफैक्चरिंग कम, असेंबलिंग ज्यादा हो रही है। वो बताएंगे आपको, उन्होंने काफी, जो मेरी उनसे बात हुई, जैसे मेरी उनसे बात हुई कि जापान का एजुकेशन सिस्टम या एग्जाम सिस्टम कैसे काम करता है, इन सब चीजों को लेकर के वो सोचते हैं कि किस तरीके से हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। वो इन चीजों को समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम आज का जो बुरा है इससे अगले 10 साल बाद का भारत कैसे होगा, इन सब चीजों पर, एजुकेशन सिस्टम पे ही बात हुई उनसे। नहीं देखिए, समस्या क्या है इसके बारे में तो देश का आम आदमी भी समझ सकता है, वो भी एक्सप्लेन कर सकता है, उसका सोल्यूशन क्या है अगर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। मैंने उनको यही सवाल पूछा और मैंने कहा था कि मैं मंच पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर वो मैं मंच पे नहीं पूछ पाया, मैंने बाद में उनसे वो सवाल पूछा। मैंने उनको एक ही बात कही कि क्या डू यू हैव एनी एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, आपके पास कोई एक्सेस होता है कि आप सीधे कह सकते हैं कि पेपर लीक? तो उन्होंने ये बात बताया कि मैंने प्रधानमंत्री को इस पे कहा था कि पेपर लीक पे से देश परेशान है और पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने ये बात कही। मैंने पूछा कि भाई आपके पास तो डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल बट मेरा कई लोगों से जो पता चला है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी नहीं मानते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है राहुल गांधी के बारे में कि देश की समस्या के बारे में कोई आम आदमी बात कर सकता है, लेकिन उस समस्या को निदान कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, ये उस आदमी में जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट खुद को बताते हैं उसको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि इसका सोल्यूशन ये है, अगर ये किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको मिलकर के राहुल गांधी से क्या ऐसा लगा कि इस तरह के आदमी हैं कि उनके पास सोल्यूशन है? सोल्यूशन हर एक समस्या का एक ही आदमी के पास नहीं हो सकता है। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मैं ये नहीं मानूंगा कि मोदी जी के पास एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का कोई फॉर्मूला हो सकता है। क्यों ही होगा? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। उनके पास ये होना चाहिए कि मैं एक आदमी को सेलेक्ट कर सकता हूं, मेरे अंदर ये नेतृत्व की क्वालिटी है कि मैं इस आदमी को शिक्षा की जिम्मेदारी दूंगा और ये आदमी निभा लेगा इसको ठीक से, और नहीं निभा पाएगा तो मैं इसको हटा करके इसको बिठा दूंगा। ये एक प्रधानमंत्री के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश की हर समस्या का सोल्यूशन नहीं करेगा, वो ऐसे लोगों का एक समूह बना देगा जो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग समस्याओं का हल निकालेंगे। तो नेतृत्व की क्षमता आप पूछें कि राहुल गांधी के अंदर है या नहीं है, तो वो इतनी जल्दी मैं भी भाप पाऊं कि भाई 1 घंटे के अंदर कि नहीं यार राहुल गांधी के अंदर ये क्षमता है कि वो बना सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है सवाल का आंसर कर पाना। नहीं, 1 घंटे का तो चलो 1-on-1 मीटिंग रहा होगा, लेकिन इतने कई सालों से तो मीडिया में आप उनको देख ही रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों को मिला करके कुछ कंक्लूजन निकला? यार एक पार्टी जो आज के दौर में जहां एक पार्टी पूरे देश पे हावी है, उस दौर में भी अगर कोई 3 राज्य या 4 राज्यों में भी अपना सीएम बिठा रहा है तो नेतृत्व की क्षमता तो होगी, आप ऐसा नहीं कह सकते। पार्टी छोटी नहीं है, आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन छोटी पोस्ट नहीं है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राहुल गांधी को चुना गया है तो उसमें अखिलेश का भी समर्थन है, अखिलेश यादव जी का, ममता बनर्जी का भी है। तो अगर इतने अच्छे, इनमें से सारे नेताओं को आप नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे होंगे, और उन अच्छे नेताओं ने अगर राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है तो नेतृत्व पे सवाल हम और आप यहाँ बैठ के खड़ा करते हैं, ये न्याय नहीं होगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या नहीं हैं, ये तो देश की जनता
डिसाइड करेगी। नहीं, डिसाइड तो जनता ही करेगी, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या है? मतलब मुझे डिसाइड तो हम और आप चाह के भी नहीं कर सकते, हाँ, जनता ही और आप करेगी। चाह के भी नहीं कर लेकिन सकते। हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मोदी जी के भाषण सुनता हूँ, मोदी जी की बात करने का स्तर देखता हूँ, जिनको हमने 12 साल 13 साल दे दिए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करते थे, जिन पे हमने इतना भरोसा भी जताया, और जब उनकी इतनी सारी बातें झूठी निकल गई, तो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री बनने में क्या बुराई है? मतलब मैं ऐसा कुछ कहता कि यार मैं कंपैरिजन कर दूं यार कि ये राहुल गांधी के अंदर नहीं है, ये सिर्फ मोदी के अंदर था, तो ऐसा क्या है? तब तो मैं अपने आप को और आपको भी प्रधानमंत्री का दावेदार बता सकता हूँ, मान सकता हूँ। कभी कांग्रेस ऑफर करेगी ज्वाइन करने को, करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको बाहर से बैठ के लगता होगा कि कोई पार्टी ऑफर नहीं करती, या कोई पार्टी हमसे नहीं कहती कि आप राजनीति ज्वाइन करिए। बट मैं राजनीति राजनीति बदल के ही राजनीति में आना चाहता हूँ। आज की राजनीति नहीं है। क्या मतलब है इसका, बदल के बदल आना चाहता हूँ? मतलब आप सोचिए कि मैं फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, या फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, या तृणमूल कांग्रेस, तमाम पार्टी, एनसीपी, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो मैं आज जितनी देश हित की बातें कर पा रहा हूं, आज जितना मैं देश के बारे में सोच रहा हूं, मेरी बातों का वजन भी आज के इस पीआर और नैरेटिव के दौर में कम कर दिया जाएगा। क्या मतलब इसका? मतलब आज मैं जब पेपर लीक पे बोलता हूं, तब मेरी बात का वैल्यू, और जब एक पार्टी में रहने के साथ मैं पेपर लीक पे बोलता हूं, तब तब उस बात का उतना वजन नहीं है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिना ज्वाइन किए मैं देश हित में ज्यादा कुछ कर सकता हूं, और मेरा अंतिम उद्देश्य देश हित ही है। तो फिर मैं क्यों पार्टी ज्वाइन करूं? तो मैं अगर ये मान लूं कि अभिनय सर कभी भी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, क्या ये सच है? मतलब मैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं आज कह दूं और फिर पहले और अब काट के चलाया जाए। वो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगा कि नहीं यार, ये पार्टी में रहकर भी देश हित की बात हो सकती है। अब लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। अब लोग ऐसा नहीं मानते। अब मैं ऐसा राघव चड्ढा जी की तरह करूं कि मैं एक पार्टी में चला जाऊं और मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाए, मैं किसी भी मुद्दे पे भी ना बोलूं, ऐसी राजनीति या ऐसा नेता मैं कभी नहीं बनना चाहूंगा। लेकिन अगर ऑफर इतना तगड़ा हो तो? नहीं, ऑफर कितना तगड़ा, क्या क्या तगड़ा ऑफर होगा कि मुझे ये कह दिया जाएगा अरे साहब तुम प्रधानमंत्री बन जाओ और देश संभालो? ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा? आपको कह दिया जाएगा अच्छा तुम माइनॉरिटी मिनिस्टर बन जाओ। क्या करूंगा मैं? मुझे शिक्षा के बारे में पता है, मैं शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहता हूं, मैं हेल्थ व्यवस्था के खिलाफ मेरी लड़ाई है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के खिलाफ मेरी लड़ाई है कि ठीक होना चाहिए एजुकेशन तो सिस्टम। अभिनय सर को एजुकेशन मिनिस्टर का ऑफर दिया जाए तभी जाएंगे? नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद भी अगर मुझे धर्मेंद्र प्रधान की तरह हाथी बांध दिए जाए और मुझे भी यही टारगेट मिले कि आपको इन एजेंसियों के थ्रू एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करके लोगों से पैसा वसूलना है, तो मैं ऐसा शिक्षा मंत्री भी नहीं बनना चाहता। तभी मैंने आपको कहा कि एक पार्टी में जाकर के शिक्षा मंत्री मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी होल सोल ये जिम्मेदारी है शिक्षा की, उसकी जवाबदेही ये भी नहीं है कि कल को कोई उसे आके बोले कि इसको लेना है, उसको लेना है, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, उसको दखलंदाजी नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के स्कूल, इस देश की यूनिवर्सिटीज को सही करूंगा, तब तो फायदा है। ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे बनने का क्या ही मतलब है किसी भी पार्टी में जाकर के? अगर आपको हाईकमान से ही आए हुए निर्देशों का पालन करना है, तो मैं ऐसा शिक्षा मंत्री भी नहीं तो बनना पैसा अट्रैक्ट नहीं करता आपको? अब तो नहीं है ऐसा कुछ। अब पैसा जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। अब जो थ्रिल है, जो सुकून है, वो लोगों की लड़ाई लड़ने में ही है। ऐसा क्यों, इतना कमा लिया? ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमा लिया, कुछ भी नहीं कमाया। लोग तो 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की बात ही नहीं करते हमारे फील्ड में। आप देखेंगे तो लोगों को, लेकिन अपना वैसा नहीं कुछ। तो अब अभिनय सर एक लास्ट सवाल ये बताओ, आप मैथ के टीचर हो, अभी भी आप मैथ के टीचर हो, या फिर अब आप जनता की आवाज बन चुके हो, या जनता की आवाज ही बनना है अब आगे? अरे आप सोचिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर लेता है, तो मैं कैसे नहीं कर सकता? मैं अभी भी 6 घंटे दिन में पढ़ा भी लेता हूँ। मुझे पता है कि मैंने अब 6 घंटे पढ़ा लिया 3 बजे तक, उसके बाद मैं निकल गया कि यार सीजीपी के मंच से चलिए छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। तो ये सब हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी सुना कि मेरे 12-12 घंटे के रोज वीडियोज आ रहे हैं? वो लोगों को पता नहीं चलता। वो लोगों के सामने इतनी रील्स आ जाती है, उनको लगता है कि ये तो पूरा दिन आदमी पढ़ा ही नहीं रहा, जबकि मेरे पढ़ाने की भी बहुत रील्स आते हैं। और अभिनय मैथ जो यूट्यूब चैनल है, उस पर सिर्फ मैं पढ़ाई की बातें करता हूँ, या कभी कोई एसएससी का पेपर लीक हो गया तो मैंने आवाज़ उठा दी। कभी आपको उस पर कोई ऐसा रील या वीडियो नहीं मिलेगा जो मैथ्स से रिलेटेड ना हो। उसके अंदर मैथ्स होगी जरूर।
लेकिन मैंने जितने रील्स वगैरह देखे हैं आपके यूट्यूब चैनल के, उसमें किसी ना किसी मुद्दे को लेके आवाज होती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो वायरल वो सब आप मैथ के सेशन के ड्यूरिंग करते हैं या अलग से रिकॉर्ड करते हैं उसको? नहीं, कुछ चीजें तो क्लास के दौरान, अगर पीछे बोर्ड लगा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है तो वो क्लास के दौरान ही है। क्योंकि अब मैं रोबोट नहीं हूं, मैं 3 घंटे की क्लास लेता ही हूँ मिनिमम। अब 3 घंटे की क्लास में बीच में कुछ कमेंट्स आ गए बच्चों के तो जवाब दे दिया, किसी बात को कनेक्ट करते हुए बता दिया, तो वो चीज रहती है। मैं 3-3.5 हजार से ज्यादा घंटे पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, सब मिला के वीडियोज में। मैंने पूरी मैथ्स फ्री पढ़ा दी। मेरा पहले ऑफलाइन क्लासेस थी, 28 जगह सेंटर्स थे, अलग अलग शहरों में क्लास चलती थी 2019 से पहले। जब लोगों के हाथ में मोबाइल के साथ टेक्नोलॉजी भी आ गई, ऐप बनने लगे, तो मुझे लगा कि ये फिर एक नैतिकता के मेरी खिलाफ होगा कि जब मैं बच्चों के फ़ोन में पहुंच चुका हूं, फिर मैं सैटेलाइट के जरिए पढ़ाऊं या मैं बच्चों को दिल्ली बुला के पढ़ाऊं ऑफलाइन में। जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो उनको मुझे जबरदस्ती नहीं पढ़ाना। उनका मन है कि उनको नौकरी लेनी है, उनको मन है कि उनको कैरियर बनाना है, तो वो खुद पढ़ेंगे। मुझे उनको डंडे से तो पढ़ाना नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ ग्रेजुएशन के बाद ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रमोट होनी चाहिए। जो लोग आज भी बच्चों को ये सोचते हैं कि हम सेंटर पे बुला के पढ़ा लेंगे, वो ठीक नहीं है। जब बच्चा आपके मोबाइल में पहुंच चुका है, आप उसका खर्च क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या आप उसको शहर बुला रहे हैं? आप शहर बुला के उसके रहने का खर्च बढ़ा रहे हैं। अरे जिसको कैरियर की चिंता है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी। और जब मुझे लगा कि नहीं यार, अगर बच्चों की आवाज़ बनना है और आप ये चाहते हैं कि सरकार आपके अंदर कमियां ना ढूंढ पाए, आपको किसी भी तरीके से परेशान ना कर पाए, तो मैंने ऑनलाइन अभिनय मैथ्स भी फ्री कर दिया। सारे कोर्सेज क्लासेस अभिनय मैथ्स ऐप पे फ्री कर दिए। तो आपके सारे क्लासेस सब कुछ फ्री हैं? अभिनय मैथ्स ऐप पे, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, जहां जहां भी अभिनय मैथ्स है, सब कुछ फ्री है। बाकी मैं अपनी जीविका चलाने के लिए जरूर एक कंपनी के साथ पढ़ाता हूँ, पर डे का 3-3.5 घंटे, बस वो अलग से पढ़ाता हूँ उनके लिए। वो पर्पज से जीविका चलाना है? हाँ, मतलब उतना ही है। ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन पढ़ा रहा हूँ या मुझे बहुत पैसे बनाने हैं। जैसे आज नहीं देखते आप एडटेक में बिगेस्ट अनाउंसमेंट, पीआर चल रहा है पॉडकास्ट में। जैसे आज मैं आपके यहाँ पॉडकास्ट में आया तो मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगा कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, मेरे कोर्सेज क्या हैं, मैं कोर्सेज कितने रुपए के बेचता हूँ। ये सब चीजें मैंने एज ए शिक्षक होते हुए कभी नहीं की। एक शिक्षक का काम पैसे पे चर्चा करना, एक शिक्षक का काम दक्षिणा। आप भी हमारे आपके यहाँ पंडित जी पूजा भी करने आते हैं, अभी तक भी वो लोग दक्षिणा पे बहुत बात नहीं करते। कभी उनको लगता है बहुत कम दे दी तो चलो साहब थोड़ी और दे दो। इतनी शर्म बची है। यही शर्म शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में भी रहनी चाहिए। बट कुछ शिक्षकों ने उस चीज को अपना हथियार बना के इस्तेमाल किया गलत तरीके से, गरीबी को प्रमोट करना और दिखाना। भले ही कैमरे के पीछे का सीन कुछ और है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक ही नकाब ओढ़ के होगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? विद्यार्थी कैसे भरोसा कर पाएगा? चलो इस मुद्दे पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। हाँ, एक बात मेरे को ये बताइए, क्या मैं पूछने वाला था, हाँ ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपके नज़र में खराब टीचर्स कौन है। मुझे ये बताइए कि आपके नज़र में कुछ 5 टीचर्स ऑनलाइन जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसा ये अन्याय हो जाएगा अगर मैं स्पेशल किसी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे 5 ही लेना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा एक पूनम मैम करके आती हैं, साड़ी पहन के, सिंदूर लगा हुआ होता है। मैं कुछ साइंस पढ़ाती हैं, सिर्फ आकर के पढ़ाती हैं और बहुत लोग उनको देखते भी हैं, मिलियंस व्यूज हैं। तो ऐसे कुछ और भी बहुत छुपे शिक्षक हो सकते हैं जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। तो हम और आप शायद आज अच्छा उस चीज को कहने लगे हैं जिसको देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। मेरे बहुत व्यूज आते हैं, मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं, मैं जहां जाता हूं मैं वायरल हो जाता हूं। आज ये महानता या बेस्ट का पैरामीटर हो गया है। ये नहीं हो सकता। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, लेकिन हो सकता है उर्फी जावेद जितना भी लोग उनको नहीं जानते, राखी सावंत जितना लोग भी उनको नहीं जानते। तो जानना या टीआरपी या व्यूज या सब्सक्राइबर एक अच्छे टीचर होने का प्रमाण नहीं है। तो इसलिए बता पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं। और हमने जिनको कैमरे के सामने से देखा है, जिनको कैमरे के पीछे से नहीं जाना, तो ये भी अन्याय होगा कि मैं कह दूं और उसके बाद पता चले। आपने समय रैना का वो डायलॉग देखा होगा कि बायोपिक तभी बनाओ जब आदमी ना रहे। नहीं, हाँ, ना रहे, पता चले आगे जाके कुछ कर दे और मैं यहाँ बोल जाऊं कि ये साहब बड़े अच्छे हैं और कल को इनके ऊपर आरोप आ जाए। देखो ये भी ऐसा करते थे, वो फिर क्लिप काट के चलाने वाला, तो मैंने ये छोड़ दिया है अब। लेकिन आप समझ गए हो सब कुछ प्योर, चलो बात नहीं बोलेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के सारे गुण आ गए हैं। हाँ, ऐसा पता नहीं लोग कहने लगे हैं, बट ऐसा है नहीं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता
क्योंकि मैं बहुत अनफिल्टर्ड बोलता हूँ। नहीं, अब फिल्टर लग रहा है, ऐसा नहीं, लग रहा है मुझे। नहीं फिल्टर नहीं लग रहा है, मेरा ये डर है कि मैं किस खराब आदमी को अच्छा ना बोल दूं। आप ये उसे डर फिल्टर है नहीं कि कह सकते। आगे कहीं आपकी पुरानी क्लिप को उठा करके ट्रोल ना कर लिया जाए, हाँ, वो एक, शायद ट्रोलिंग से बचना। हाँ, ट्रोलिंग से बचना हो सकता है, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता। अगर मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता ऑफलाइन, जहां मैं रोज 10 टीचर्स से मिल रहा हूँ और लोग भी उनको जानते हैं, और आप कहते हैं उन 10 में आप कोई 2 अच्छे या 3 अच्छे बताओ, तो शायद मैं बता देता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इंडिविजुअल अपने घर से पढ़ाता हूँ, बाकी लोग इंडिविजुअल अपने घर से पढ़ा रहे हैं। तो अच्छे बुरे की आज पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज कई बार हम जिनको अच्छा समझते रहते हैं और जब उनके नकाब उतरते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने ये गलतियां की, इन्होंने ये गलतियां की। तो बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि कौन सच में अच्छा काम कर रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये क्लेम करते हैं उन्होंने समाज के लिए बहुत किया, पता चलता है यार इनको तो हमने एक आध प्रोटेस्ट के अलावा कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखा, सच में लोगों के लिए आवाज उठा के कुछ निष्कर्ष लाते हुए नहीं देखा। प्रोटेस्ट में भी ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए गए थे। जैसे मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, तो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, बड़े शांति से किए। ऐसा नहीं कि पुलिस से झगड़ लिया। हमने कहा यार साहब हमें चेयरमैन से मिलना है, हमने कहा साहब हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना है, तभी तो ऐसा हो पाया। नहीं तो जनरली प्रोटेस्ट में क्या होता है, लोग पुलिस से भिड़ने लगते हैं। तो आज ऑनलाइन में सिन्हा साहब एक चीज बड़ी समझ में आती है कि मुद्दा चाहे जो भी हो, मकसद है चर्चा में आना। हल निकले या ना निकले, बस चर्चा हो गई, बात खत्म हो गई। ऐसा राजनीति में भी हो रहा है, ऐसा शिक्षक, हर जगह हो रहा है, हर जगह ही ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है। एक जोक भी था नौकरी को लेकर के, हाँ, नौकरी में काम करो ना करो, काम की चर्चा जरूर करो, काम की चर्चा जरूर करो। हाँ। वो वाला दौर आ गया है। शायद मैं इस दौर के या इस बबल के फटने का इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ लोग सच में लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। बहुत बढ़िया लगा अभिनय सर आपसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनल जिंदगी को देख करके कि आपने जो स्टैंड अप वाला काम किया है ना शुरुआत में, उसने आपके अभी के काम को बहुत बूस्ट किया है, बहुत हेल्प किया है। क्योंकि एक स्टैंड अप कॉमेडियन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, इंस्टेंट जवाब देने की कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, और वो शायद भी काम कर रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, वही एक अच्छा कॉमेडियन बनता है। हाँ, वही सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता, जितना गहन वो एक होती हुई चीज को समझ सकता है, वो उतना ही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो शायद आप हैं, सरस्वती आपके जुबान पर मेहरबान रहती है, भगवान की कृपा। अगर आप सच्चे हैं, मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, अगर आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप गलत काम नहीं करते, आपका डबल फेस नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्योंकि आपको तो किसी अपनी चीज को प्रोटेक्ट ही नहीं करना ना। आपको पता है आप जो बोलोगे वो सही निकलेगा। जैसे एक गाली देने वाला आदमी जो बात बात पे गाली देता है, वो पॉडकास्ट में बैठेगा, उसको चिंता रहेगी गाली ना निकल जाए। मेरे साथ ये नहीं है, क्योंकि मैं कभी गालियां नहीं देता, मैं कभी किसी के लिए खराब नहीं सोचता। मैं हमेशा बताऊंगा। तो अगर मैं किसी की कमियां बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं। हो सकती है किसी में भी कमियां, और किसी की भी कमियां बताना गलत नहीं है, और वो भी वैसी कमियां जिससे समाज प्रभावित हो रहा है, समाज को नुकसान पहुंच रहा है। तो बच्चों के हितों की बात नहीं दिख रही तो मैं उस पर क्वेश्चन करता हूं। मैं ये नहीं डरता हूं कि इससे मेरा नुकसान हो सकता है। मैं ये मानता हूं मेरा टेम्परेरी नुकसान हो सकता है, बट ऊपर वाला हिसाब करने के लिए बैठा है। और लेटर ऑन लोग आते हैं मेरे पास, यार हमने आपके बारे में उस वक्त गलत सोचा, बट ऐसा नहीं। और मैंने गणित के लिए भी बहुत योगदान दिया है। आपके घर रिश्तेदारी में अगर कोई तैयारी कर रहा हो, तो आप अगर उससे पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि मैंने बहुत नई चीजें, सच में जो नई है, मैथ्स के किसी टीचर से भी आप पूछेंगे तो मैंने दी है इस समाज को। गणित पे भी मेरी बहुत मेहनत है।